जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, नॉक्स और नॉक्स की टीम वो एकजुट हो जाती है और दूसरी तरफ जनता जो कि प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। एक बंदा कहता है ऐसा कोई किंगडम नहीं है जिसे बेकार प्रिंस और प्रिंसेस को दिया जाए। दूसरा कहता है पहले प्रिंस और प्रिंसेस को खोजो, एकमात्र पर्सन है जो हमें बचा सकता है और वो है लॉर्ड क्रेमसर। क्रेमसर भी वहीं था। वो मनी मन कहता है यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा है। वो ये याद करता है कि वो पहले कैसा था। वो बताता है कुछ लोग टैलेंट और नोबल ब्लड के साथ पैदा होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास ऐसी किस्मत नहीं होती। वो बस एक गरीब आम इंसान की तरह ही रह जाते हैं। तभी क्रेमसर को एक आवाज आती है, बच्चे तुम कमजोर हो। ये सुन क्रेमसर हैरान हो जाता है। वो आवाज आगे कहती है, मैं तुम्हारी आंखों में डिजायर देख सकती हूँ, लेकिन अफसोस तुम्हारी कमजोर टैलेंट और तुम्हारी मामूली औकात तुम्हें नीचे खींचेगी। तुम बस अपने सपने पूरा करते हुए भटकते रहोगे और आखिर में भुला दिए जाओगे। ये कितना अनफेयर है। मौका सबको बराबर मिलना चाहिए। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। इसी तरह क्रेमसर को एक मौका मिलता है। वो बताता है बेकार हालात से ऊपर उठने के लिए एक इंसान को जो भी करना पड़े उसे करना चाहिए। मैंने भी वही किया, चाहे इसका मतलब दूसरे के ऊपर अपने कदम रख के आगे बढ़ना ही क्यों ना हो, या अपना आत्मा ही क्यों ना बेचना पड़े। और आखिर में वो टाइम आ ही गया जब मेरे दुआएं काम आ गई। डी ग्रोमेरी से मिली इस महान ताकत के साथ मैं न सिर्फ कोई खास इंसान बनूंगा, बल्कि इस पूरे किंगडम को ही अपने हाथों में ले लूंगा। अब प्रेजेंट में देखते दो बंदे को। एक बंदा कहता है कि क्या अभी तक प्रिंस नहीं मिला। दूसरा बंदा कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें प्रिंस को जल्दी खोजना होगा। तभी वहाँ को आते हुए कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्रेमसर उसे देख कहता है कि प्रिंस को सान एंड्रियन। हमें पता चलता है कि वहाँ प्रिंस आया हुआ था। वो कहता है कि क्रेमसर तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो। प्रिंस का इस तरह का एटीट्यूड देख क्रेमसर सोचता है यह अजीब बात है। वो प्रिंस जो कभी बदले की आग में जल रहा था और वो लाचार इंसान जैसा दिख रहा था, जो कभी अपने डर के कैद से नहीं निकल पा रहा था, अब वो अलग दिख रहा है। आगे वो कैसी चमके जो उसके चारों तरफ फैली हुई है। रुको, प्रिंस और प्रिंसेस के ऊपर ब्रेन वॉशिंग खत्म हो गई है। आखिर क्या हो रहा है। तभी प्रिंस कहता है कि क्रेमसर मैंने तुम पर फैमिली की तरह भरोसा किया, लेकिन आखिर में तुमने अपनी औकात दिखा ही दी। तो तुम हमारी जमीन को हड़पना चाहते थे, जिसे मेरे फादर और मेरे इंसेक्टर ने अपने हाथों से बनाया था। क्रेमसर कहता है कि प्रिंस लग रहा है कि आप अभी भी सिचुएशन को नहीं समझे। वो कौन था जो कि 2 साल निराशा में डूब के किंगडम को बर्बाद कर दिया था। उन अनगिनत लोगों को देखो जो आपकी नाकामी के कारण दुख झेल रहे हैं। कि आपको उनके आंखों में छुपी हुई दर्द नजर नहीं आ रही। लेकिन आपका थैंक यू। मुझे लगता है कि मेरा गुस्सा आखिरकार सही डायरेक्शन में आ ही गया। और वहाँ के सभी लोग प्रिंस के ऊपर चिल्ला रहे थे। क्रेमसर सोचता है हाँ, अब इस गुस्से की भीड़ प्रिंस को मार डालेगी और मुझे अपने हाथ भी गंदे नहीं करना पड़ेगा। तभी वहाँ नॉक्स आता है। वो कहता है कि मुझे दूसरों के फैमिली मैटर में दखल देना पसंद नहीं, लेकिन मैं बस इतना कहूँगा। वहाँ के सभी लोग नॉक्स को देख हैरान हो जाते हैं। नॉक्स कहता है तुम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हंसी के लायक बेवकूफ़ है। क्रेमसर भी नॉक्स को वहाँ देख हैरान हो जाता है और मनी मन नॉक्स को गालियाँ दे रहा था। तू एक निकम्मा कमीना है जिसके पास एक अच्छा फैमिली के अलावा कुछ नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना एरोगेंट बनने की। और क्रेमसर नॉक्स कहता है कि नॉक्स वन रेनेफर फैमिली जैसे नोबल हाउस को हमारे जैसे लोगों से क्या काम है जो हमारे कामों के बीच आ रहा है। नॉक्स कहता है कि ये तुम ही था जिसने 2 साल पहले वॉर को शुरू किया था। तूने ताजलिन के लेट किंग को बेच दिया था, है ना। तू सच में एक डीमन जैसा कुत्ता है। ये सुन क्रेमसर भी हैरान हो जाता है। उसका पसीने छूटने लगते हैं। वहाँ के लोग नॉक्स की बात सुन के अपने में बात करने लगते हैं। एक बंदा कहता है कि उसने अभी भी क्या कहा। दूसरा बंदा कहता है कि उसने अभी डीमन कहा। नॉक्स कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया। तुम जो कर रहे हो वो उसे गद्दारी कहते हैं। तुम्हें अपने बेकार से दिमाग से सोचना चाहिए। कब से ताहलीन के राजा रानी ने रिबेलियन के बारे में सोचने लगे और कब से आर्कन एम्पायर के साथ रिश्ते बिगड़ना शुरू हुआ। ये सब तब से शुरू हुआ जब वो कमीना क्रेमसन दरबारी जादूगर के रूप में बना था। नॉक्स की बातें सुन वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सबको अचानक से कुछ होने लगता है। एक बंदा कहता है कि अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, राजा का विद्रोह और आर्कन एम्पायर के साथ लड़ाई। दूसरा बंदा कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर फटा जा रहा है। और इसी तरह वहाँ पर जितने भी लोग थे सबका सर वो दर्द देने लगता है। प्रिंस उन्हें देख मनी मन कहता है कि ये सब दर्द असल में ब्रेन वॉशिंग हटने की वजह से है। न सिर्फ मेरे भाई बहन बल्कि बड़े बड़े नोबल्स को भी ब्रेन वॉशिंग किया गया था। क्रेमसर भी अपने ब्रेन वॉशिंग को हटते हुए देख उन सभी से कहता है कि उसकी बातें मत सुनो जिसने ताजलिन को बर्बाद किया था। क्या तुम रेनेफर हाउस की बातों पे भरोसा करोगे। और वो नॉक्स कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं डीमन से मिला हुआ हूँ। अगर तुम इसी तरह बकवास करते रहे तो मैं तुम्हारी जान की गारंटी नहीं दे सकता। नॉक्स उसकी बात सुन के कहता है कि मेरी जान की गारंटी। और ये बोल नॉक्स ऊपर से नीचे कूद जाता है। नॉक्स को ऐसा करते हुए देख क्रिस्टोफर कहता है कि यंग मास्टर नॉक्स ये खतरनाक है। मैं भी कहते हैं कि हाँ यंग मास्टर ये बहुत खतरनाक है। वो दुश्मन है, आप पर अटैक कर सकते हैं। नॉक्स नीचे लैंडिंग करता है। वो कहता है कि खतरनाक नहीं बल्कि ये इसका उल्टा है। अकेले नीचे उतरने के बाद भी उन दैन्य लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं है मुझ पर अटैक करने का। और नॉक्स उन लोगों से कहता है कि क्रेमसन ने अपनी झूठी बातें बोल के तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। और उसकी बातें सुन के अब देखो तुम यहाँ पे विद्रोह करने आ गए। और नॉक्स अपने स्वॉर्ड को निकाल देता है और कहता है कि सच में ये कितना बेकार बात है। एक बंदा नॉक्स की बातें सुन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इंसल्ट करने की। दूसरा बंदा कहता है कि रेनेफर हाउस को ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है।
अभी उन सभी के बीच में एक बंदा निकल के नॉक्स के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि वो अकेला है, हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। नॉक्स उस बंदे को देख रहा था अपनी ओर आते हुए अपनी स्वॉर्ड से उस बंदे को बीच से ही काट देता है। वो कहता है कि अगर तुमने अपनी स्वॉर्ड निकाल दी है तो मरने के लिए भी तैयार रहना। नॉक्स को उसको मारते हुए देखो वहाँ का एक बंदा कहता है कि उसने सच में उसे मार दिया। दूसरा बंदा कहता है कि चाहे वो रेनिफर हाउस का ही क्यों ना है, उसे माफ नहीं किया जा सकता, हमारे किंगडम के मामले से दूर रहो। नॉक्स उनसे कहता है कि अपनी आंखें खोल के देखो, तुमने अपनी स्वॉर्ड किस पर टान रखी है, कौन तुम्हें सच में अंधा बना रहा है। कुसान एंड्रियस कुसान नॉक्स के पास आता है। नॉक्स कहता है उससे आज रात ताजलीन में एक नए राजा का जन्म होगा, इसलिए उन्हें दिखाओ। कुसान अपने डेगर निकाल लेता है। वो कहता है कि ऑफकोर्स यंग मास्टर नॉक्स और जाके दो बंदे को बीचों बीच काट देता है। लेकिन कुसान वो यहीं नहीं रुकता, वो जाके और भी बंदे को कत्ले आम मचा रहा था। वहाँ के लोग पैनिक करने लगते हैं। लीज भी अपने सभी लोगों को ऑर्डर दे देती है उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। लीज के ऑर्डर मिलने के साथ ही वो क्रिम्सन के लोगों के ऊपर कत्ले आम मचाना स्टार्ट कर देते हैं। क्रिम्सन अपने लोगों को मरते हुए देख उन पर काफी गुस्सा कर रहा था। वो कहता है कि उन नीच कमीनों की हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने की। दूसरी साइड एलेना और मैं भी आ जाती है लड़ने के लिए, और यहाँ तक कि क्रिस्टोफर और प्रिंसेस भी वहाँ पर लड़ने के लिए आ चुके थे। क्रिम्सन उन्हें देख काफी हैरान था। वो मन ही मन कहता है ये बहुत बुरा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे। हम देखते लाविया को जिसके पीछे एक बंदा पड़ा हुआ था। क्रिम्सन भी उसको देख लिया था, अपने मैजिक का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। लाविया भी अचानक उस अटैक को देख हैरान हो जाती है। इससे पहले कि वो अटैक लाविया को लग पाता, नॉक्स बीच में आके उस अटैक को बीच से ही काट देता है। लाविया वो थोड़ा हैरान लग रही थी, तभी वो नॉक्स को थैंक यू कहती है। नॉक्स लाविया को पीछे हटने के लिए कहता है। दूसरी तरफ क्रिम्सन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके मैजिक को नॉक्स ने एक ही अटैक में खत्म कर दिया था। क्रिम्सन को नॉक्स के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन उसको गालियां दे रहा था। दूसरी तरफ क्रिम्सन के लोग वहां से भाग रहे थे। वो क्रिम्सन से मदद मांग रहे थे, लेकिन क्रिम्सन अपने मैजिक का यूज करते हुए उनको साइड हटा रहा था। वो कहता कि मेरे रास्ते से हट जाओ। कुसान उसे देख कहता है वो अपने ही लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। लीज भी कहती है कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक है, वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, हमें उसे रोकना होगा। हम देखते हैं क्रिम्सन को जो कि टेलीपोर्टेशन मैजिक को कास्ट कर रहा था और मन ही मन कह रहा था कि एक बार जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो मैं दोबारा इनके ऊपर अटैक करने के लिए आऊंगा। इससे पहले कि उसका टेलीपोर्टेशन मैजिक पूरा हो पाता, एक अटैक आके उसके टेलीपोर्टेशन मैजिक पे लगता है और उसका मैजिक पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिसे देख क्रिम्सन भी हैरान हो चुका था क्योंकि उसका टेलीपोर्टेशन मैजिक वो एक्टिवेट होने से पहले ही टूट चुका था। हम देखते हैं कि उसका टेलीपोर्टेशन मैजिक नॉक्स ने खत्म किया था। वो कहता है क्या ये दरबारी जादूगर का महान स्किल है। उसके बारे में लोग कहते हैं कि वो एक महान जादूगर है, ये कितना एम्बेरेसिंग है। दूसरी तरफ क्रिम्सन को अपने आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। नॉक्स ने उसके मैजिक सर्कल को देख के ही उसके मैजिक को पलट दिया इतने कम टाइम में। नॉक्स आगे बढ़ते हुए कहता है कि एक प्रोफेसर का शुक्रिया जिसने मुझे अपने लिमिट तक ढकेला। हमें पता चलता है कि वो प्रोफेसर और कोई नहीं है बल्कि प्रोफेसर रेस है, जो नॉक्स को मैजिक का ज्ञान देते रहता था और उसको अलग अलग मैजिक के बारे में बताता रहता था। और नॉक्स जाके क्रिम्सन को पकड़ लेता है और कहता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो। सभी लोग नॉक्स की बातें सुन नॉक्स की तरफ देखने लगते हैं। नॉक्स कहता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कमीना एक डीमन है, और नॉक्स क्रिम्सन के ऊपर अपने पावर से कुछ करने लगता है, जिसे देख क्रिम्सन भी डर जाता है। वो कहता है कि नहीं रुको। हम देखते हैं कि नॉक्स के पावर के कारण क्रिम्सन वो धीरे धीरे बदलने लगता है। वहाँ के लोग क्रिम्सन को देख रहे होते हैं। एक बंदा कहता है कि उसे देखो वो बदल रहा है, और अगले ही पल हम देखते हैं क्रिम्सन को जो कि एक डीमन में बदल चुका था। नॉक्स कहता है दरबारी जादूगर जो तुम समझते थे वो डिमोनिक ह्यूमन है। ऑफकोर्स तुम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसके पीछे चलते थे, तुम्हारी हालत भी अच्छी नहीं है। क्रिम्सन नॉक्स को कहता है कि डैम तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने, क्या तू उस डीमन के आइडेंटिटी को जानता है जिसे मैं सर्व करता हूँ। वो और का नहीं बल्कि 72 डीमन नोबल में से एक है, डिक ग्रिमोरी। मैं अपने लॉर्ड ग्रिमोरी का सबसे वफादार नौकर हूँ। एक बार जब उन्हें पता चल जाएगा तेरे जैसे कीड़े ने मुझे मारने की कोशिश की है। इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता नॉक्स अपनी स्वॉर्ड से उसके चेस्ट में भोंक देता है, जिससे क्रिम्सन की हालत खराब हो जाती है और वो नॉक्स से अपनी दया की भीख मांगने लगता है। एक बार तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो, पावर, पैसा, हॉनर, यहाँ तक कि ग्रैंड ड्यूक की पावर भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। नॉक्स उसको बीच से ही काट देता है और कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। देखते क्रिम्सन बीच से कटने के साथ ही वो धूल बन के गायब होने लगता है। कुसान भी उसे देखता है। वो कहता है कि ये तो नॉक्स कहता है ग्रिमोरी एक डीमन है जो अपने चुने हुए लोगों को बहुत ज्यादा पावर देती है, लेकिन उसके बदले में वो उनके बॉडी और आत्मा को हमेशा के लिए अपने कब्जे में कर लेती है। यहाँ पर जितने सारे लोग हैं वो उसके बचे कुचे टुकड़े हैं। अगर इन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया तो ताजलीन कभी भी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगा। नॉक्स की बातें सुन वहाँ पर जितने भी लोग थे वो डर जाते हैं। नॉक्स कहता है और वो कुसान और लीज को उन सभी को खत्म करने के लिए ऑर्डर दे देता है। ऑर्डर मिलने के साथ ही कुसान उन सभी को गाजर मूली की तरह काटने लगता है। दूसरी तरफ नॉक्स भी उन सभी को गाजर मूली की तरह काट रहा था, और नॉक्स जैसे जैसे लोगों को मार रहा था नॉक्स को नोटिफिकेशन आ रहा था कि प्लेयर्स का 4 घंटे का लाइफ स्पेन बढ़ चुका है, प्लेयर का 4 घंटे का लाइफ स्पेन बढ़ चुका है। नॉक्स उन सभी को मारते हुए मन ही मन कहता है कि भले ही उन्होंने क्रिम्सन के कहने पर बुरे काम किए हो, लेकिन ये सभी अब ह्यूमन नहीं रहे, इसलिए इन्हें मारना जरूरी है। और इसी तरह से रात से सुबह हो जाती है। हम देखते हैं रोडवेल को जो कि कुछ नाइट के साथ आया हुआ था। वो वहाँ के नज़ारे को देख पूरी तरह से हैरान था। वो मन ही मन कहता है मैं यहाँ यंग मास्टर नॉक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ,
लेकिन ताजलिन के सारे कोहराम को एक ही रात में खत्म कर दिया गया। तभी रोडवेल की नजर प्रिंस कुसान के ऊपर जाती है। प्रिंस कुसान भी रोडवेल को देखता है। वो कहता है कि रोडवेल तुम। रोडवेल कहता है कि हम बाद में बात करेंगे, पहले यंग मास्टर नॉक्स वो कहाँ पर है? अगर तुमने उन्हें किसी भी तरह चोट पहुंचाने की कोशिश किया होगा तो तुम इस जगह से जिंदा कभी नहीं निकल पाओगे। ब्लैक स्वॉर्ड नाइट वो पूरी ताजलिन को ही खत्म कर देगी। तभी वहाँ नॉक्स आता है और कहता है कि रोडवेल अपनी स्वॉर्ड अपनी म्यान में रखो। रोडवेल भी नॉक्स को देखता है। वो कहता है कि यंग मास्टर नॉक्स आपकी फैमिली आपकी चिंता में थी। नॉक्स कहता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ, तुम ब्लैक स्वॉर्ड नाइट को यहाँ पर लेके आ गए। रोडवेल कहता है कि ऑफकोर्स वो आपकी सेफ्टी को सीरियस लेते हैं, आखिरकार आपके रगों में रेनिफर का ब्लड बह रहा है। नॉक्स कहता है कि क्या तुमने इसके नतीजे के बारे में सोचा? मेरे फादर ऐसे नहीं है जो कि ऐसा एक्ट करेंगे, जरूर ये तुम्हारा ही डिसीजन होगा। ये ठीक है, अगर फैमिली तुमसे इसका जवाब मांगे तो उन्हें कहना कि मैंने तुम्हें बुलाया था और तुम्हारे पास यहाँ पर आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रोडवेल पहले तो वो चुप रहता है। वो कहता है कि यंग मास्टर नॉक्स इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आना आपका फादर का ही डिसीजन था। ये सुन नॉक्स वो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या फादर ने ऐसा किया? रोडवेल कहता है कि हाँ। नॉक्स सोचता है कि आखिर क्या हो रहा है थियो के साथ, ये अनएक्सपेक्टेड था। रोडवेल कहता है कि लेकिन यंग मास्टर नॉक्स आप प्रिंस कुसान के साथ क्यों हैं? तभी पीछे से आवाज़ आती है कि ये मेरा डिसीजन था। हम देखते हैं ये प्रिंस कुसान होता है। वो कहता है कि यंग मास्टर नॉक्स ने हमारे किंगडम को बचाया है। उन्होंने मुझे जो डार्कनेस में डूबा हुआ था ये दिखाया कि सच्चा राजा होने का क्या मतलब है। उन्होंने मुझे बाहर निकाला और मैं उनका कर्जदार हूँ जिसे मैं कभी भी पूरी तरह से नहीं चुका सकता। और नॉक्स के सामने झुक जाता है। वो कहता है कि प्लीज़ मेरी लॉयल्टी को एक्सेप्ट करिए यंग मास्टर नॉक्स। नॉक्स कहता है कि ताजलिन के राजा रेनेफर फैमिली के निकम्मे बेटे के सामने लॉयल्टी का कसम खा रहा है, क्या तुम इसे सहन कर पाओगे भले ही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए? प्रिंस कहता है कि ऑफकोर्स मेरी लॉयल्टी रेनेफर की नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रिंसेस और लीज को। लीज कहती है कि ये बात हमारे लिए भी लागू होती है। नॉक्स उन्हें देख कहता है कि 3 यूनिट अब सेफ है, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। पीछे से रोडवेल नॉक्स को देख रहा था। मनी मन कहता है कि यंग मास्टर नॉक्स के बारे में मेरे मन में जो थोड़ा सा भी शक था अब वो पूरी तरह से गायब हो गया है। उसे जिम्मेदारी को लेते हुए देख और अपने लोगों के लिए लंबी चलने वाली वफादारी बनने के लिए पेट्रेज ऐसा लगता है कि यंग मास्टर फाइनली सच्चे रूलर की तरह अब दिखने लगे हैं। तभी अचानक नॉक्स को कुछ होता है और वो डगमगाने लगता है। नॉक्स को नोटिफिकेशन आती है, शॉर्ट टर्म नेगेटिव ट्रेट एक्टिवेट हो चुका है। साथ ही ट्रेट डेट काउंट वो भी एक्टिवेट हो चुका है। प्लेयर का फिजिकल स्टेट 5% से डिक्रीज हो गया है। जब प्लेयर का उम्र 30 दिन से ज़्यादा बढ़ जाएगा तब ये ट्रेट हट जाएगा। नॉक्स मनी मन बताता है ये नेगेटिव ट्रेट तब एक्टिवेट होता है जब मेरे पास 10 दिन से कम टाइम बचता है। इस ट्रेट को हटाने के लिए मुझे 30 दिन से ज़्यादा लाइफ स्पेन चाहिए। रोना नॉक्स की हालत देख कहती है कि यंग मास्टर क्या अब ठीक है? नॉक्स कहता है कि चिंता मत करो और अपने मनी मन बताता है वैसे भी मेरी लाइफ स्पेन जल्दी बढ़ने वाली है। नॉक्स को नोटिफिकेशन आती है प्लेयर्स के पास जीने के लिए सिर्फ 9 ही दिन बचे हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं रेगिस्तान के अंदर अपने नॉक्स को जिसकी हालत थोड़ी ख़राब लग रही थी। वो मनी मन कहता है कि मैंने इतने सारे ट्रेट में से टर्मिनेली ट्रेट क्यों चुना? अब सच में मुझे इसका रिग्रेट हो रहा है। एलेना नॉक्स की हालत को देखती है और कहते हैं कि यंग मास्टर नॉक्स आप बीमार लग रहे, बीमार होने के बाद भी आप रेगिस्तान में आए। अगर ये आपके लिए ज़्यादा है तो आप मेरे गोद में सर रख के आराम कर सकते हैं। नॉक्स कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ और अपने मनी मन कहता है मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि मैं बीमार हूँ। विलन का रोल निभाना ये आसान नहीं है। क्रिस्टोफर टेंट लगाने लगता है। कहता है यंग मास्टर चिंता मत करिए, मैं अभी टेंट लगाता हूँ ताकि आप आराम कर सके। नॉक्स कहता है कि तुम भी बंद करो। और नॉक्स मनी मन अपने सभी यूनिट को पागल कह रहता है। और नॉक्स बताता है सच्चे और शौक का डीमन ग्रोमोरी 72 डीमन में से एक जो मेन स्टोरी में इन्वॉल्व नहीं करती। वो रेगिस्तान की गहराइयों में छुपी हुई है एक स्ट्रॉन्ग बैरियर के पीछे। बहुत से प्लेयर उसके पास से ही गुजर जाते हैं बिना जाने की ग्रोमोरी वो सच में एग्जिस्ट करती है। अगर मैं उसका सही से यूज़ करूँ तो वो एक बड़ी ताकत बन सकती है। मुझे सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं बल्कि एक सुपर पावर ट्रम्प कार्ड भी चाहिए। और नॉक्स इसी तरह बताते बताते एक जगह पे पहुंच जाता है जहां पर एक खंडर था। और नॉक्स सभी को बोलता है कि सभी लोग अब अपने मन से काम मत करना। नॉक्स की बात सुन के वो सभी मान जाते हैं। एलेना तो वो तो अलग ही नशे में रहती है। वो कहती है अगर मेरे लॉर्ड ऐसा बोल रहे हैं तो मैं ऐसा ही करूँगी। नॉक्स अपने मैजिक से कुछ करता है। वो कहता है कि एक एडवांस बैरियर जैसा सो जाता है ग्रोमोरी जरी यहीं छिपी हुई है। और नॉक्स एलना को कहता है कि एलना अब तुम्हारी बारी। एलना कहती है कि ठीक है। फिर एलना अपना मैजिक करने लगती है। स्पिरिट ऑफ अर्थ और फेरी की आत्मा गनोन इस जगह से अपने मास्टर की पुकार सुनो और मेरे पास आओ। फिर हमें एलना का बेसिक इंफॉर्मेशन बताया जाता है। नाम एलना, जेंडर फीमेल, उम्र 21 साल, रेस हाफ एल्फ और मेन एलिमेंट वुड। इसके बाद हमें उसके ट्रेड दिखाए जाते हैं। बताया जाता है पॉजिटिव ट्रेड चेयरफुल, जीनियस पॉइंट मेकर, टैलेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट और साथ ही ओपन माइंडेड और लो रैंक स्पिरिट मेज। और नेगेटिव ट्रेड होता है इग्नोरेंट और ड्रंकर। और साथ ही एडिशनल यूनिट स्पिरिट के साथ कंट्रोल करने में ज़्यादा बोनस मिलता है। इनर लुनेटिक इस गेम में कई तरह के ब्रांचिंग कॉम्बैक्ट स्टाइल है और हर एक के पास अपने अपने खास ट्रेट है।
उसमें से स्पिरिट मैजिक सबसे अलग है। ये बहुत ज़्यादा तबाही वाला नहीं है, लेकिन इसका स्टेट का डिमांड इतना हाई है कि पूरे ब्रिटेन भी इस क्लास से बचते हैं। अगर मैं एलना के स्पिरिट मैजिक को उसके क्लास के तौर पर डेवलप करूं तो वो एक नॉर्मल टैलेंट से ज़्यादा कुछ सीखेगी। यही कारण है कि वो मेरे पसंदीदा यूनिट में से एक है। अगर वो पावर की बात करें तो लीज फायर एलिमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन रेगिस्तान में ज़्यादा फायदा नहीं है क्योंकि उसका फायर एलिमेंट रेगिस्तान में डिसएडवांटेज में है। लीज तब ज़्यादा काम में आएगी जब मैं बाद में अपने स्पिरिट से जुड़े स्टेट को अनलॉक कर लूँगा। हम देखते हैं एलना को, जिसने अपने स्पेल कंप्लीट कर ही लिया था और वो एक हैमस्टर को समन करती है जिसका नाम गनोन होता है। क्रिस्टोफर उसे देख कहता है कि तो ये है गनोन। नॉक्स कहता है कि हाँ, और वो अपने मनी मन बताता है। गनोन एक अर्थ स्पिरिट है। नॉर्मली वो एक दाढ़ी वाले जैसा दिखता है जो नॉर्मली टोपी पहने हुए रहता है, लेकिन इनर लुनेटिक गेम में इसको रीडिजाइन किया गया है ताकि फीमेल्स को ज़्यादा पसंद आए। और नॉक्स गनोन के पेट में रस्सी बांध रहा था। पीछे से एलना कहते हैं कि यंग मास्टर, मैंने अच्छा किया है ना। नॉक्स कहता है कि हाँ, तुमने शराब नहीं पी है, उसके लिए मैं तुम्हें सच में शाबाशी देता हूँ। ये सुन एलना हैरान हो जाती है। वो कहती है, मुझे लगा कि आप स्पिरिट मैजिक को सीखने के लिए मेरी मेहनत के लिए तारीफ करेंगे। नॉक्स भी समझ जाता है कि अब उसको क्या करना है, इसलिए वो खड़ा होकर एलना पास जाता है और उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि हाँ, तुमने सच में अच्छा किया। अपनी तारीफ सुन एलना वो तो खुश हो जाती है। दूसरी तरफ नॉक्स कहता है, शुरू करने से पहले इस धागे को अपने हाथ में मान लो ताकि हम एक दूसरे की पोजीशन को ट्रैक कर सके। इसके बाद नॉक्स बैरियर के ऊपर हाथ रखता है और वो बैरियर में चला जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, सावधान, अब वो सच और शौक के टेरिटरी में इंटर कर चुका है। वो रेगिस्तान के डिजर्ट में ट्रैप हो चुका है। अगर उसने सही रास्ता नहीं खोजा तो वो मर भी सकता है। नॉक्स सभी को केयरफुल रहने के लिए कहता है क्योंकि सामने से रेगिस्तान का तूफान उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। नॉक्स मनी मन बताता है, सेंड आउट फिनोमेना एक ऐसा रेत का तूफान है जो देखने के विजन को रोक देती है, और सबसे बुरा बात, इंटरेस्ट का लोकेशन हर घंटे बदलते रहता है। लेकिन गनोन के लिए ऐसा कुछ नहीं है। वो रास्ता अच्छे से पहचानता है। देखते गनोन को जो कि एक रास्ता मिलता है और उसी की तरफ तेजी से भागने लगता है। एलना नॉक्स के हाथ पकड़ती है। वो कहती है कि गनोन बोल रहा है उसका पीछा करने के लिए। नॉक्स कहता है कि तुम ये बात बिना मेरा हाथ पकड़े बिना भी बोल सकती थी। इसके बाद वो लोग गनोन का पीछा करने लगते। आगे आगे गनोन जा रहा था और पीछे पीछे वो लोग जा रहे थे, और वो लोग गनोन का पीछा करते करते एक जगह पे पहुंच जाते हैं। क्रिस्टोफर कहता है क्या ये एक तरीके का रेत का टीला है। प्रिंस कहता है कि वाह, इसकी गहराई तो बहुत ज्यादा गहरी लग रही है। दूसरी तरफ गनोन एलेना को कुछ कहता है। एलेना भी गनोन से कुछ कहती है। क्रिस्टोफर एलेना से पूछता है कि गनोन वो क्या कह रहा है। एलेना उस गड्ढे में कूद जाती है। वो कहता है कि गनोन बोल रहा है उसका पीछा करने। नॉक्स उसके देख मनी मन कहता है कि ये वो रास्ता खोजने का तरीका नहीं है जो मेरे दिमाग में था, लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचता क्योंकि एलेना पहले ही कूद चुकी थी, इसलिए वो सभी लोग उस गड्ढे में कूद जाते हैं। क्रिस्टोफर कहता है ये मुझे अपने ट्रेनिंग के दिनों को याद दिलाता है जब मैं अपने क्लासमेट के साथ ट्रेनिंग करता था। उन्हें मुझे इतना लगाव था कि एक बार तो उन्होंने मुझे चट्टान से धक्का दे दिया था। ये कहता ना मज़ेदार था। नॉक्स उसकी बातें सुन मनी मन कहता है कि पागल आदमी, उन्हें तुझसे लगाव नहीं था बल्कि वो तुझे बुल्ली कर रहे थे। वो लोग इसी तरह स्लाइड करते करते और भी गड्ढे के गहराई में गिरने लगते हैं। क्रिस्टोफर कहता है कि इस तेजी से तो हम लोग जमीन पर गिर सकते हैं। तभी नॉक्स अपने मैजिक करता है। वो कहता है कि अब टाइम आ गया है माना शील्ड का यूज़ करने का जो प्रोफेसर रेस से मैंने सीखा था। और नॉक्स अपने मैजिक से माना शील्ड बनाकर सबको बचा लिया होता है। वो बताता है कि ये माना शील्ड अभी कॉम्बैट के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन ऐसे सिचुएशन के लिए ये ठीक से काम करता है। और वो लोग गुफा के अंदर और भी गहराई में जाने लगते हैं। क्रिस्टोफर कहता है जैसे यंग मास्टर नॉक्स ने सोचा था। यंग मास्टर नॉक्स का मैजिक सच में कमाल का है। तभी प्रिंस रुआन को कुछ एहसास होता है। वो कहता है कि कुछ हमारी तरफ आ रहा है। तभी वो जगह पूरी हिलने लगती है और अचानक से बहुत सारे अलग अलग मॉन्स्टर उनके सामने आ जाते हैं। रुआन कहता है ये तो इंसेक्ट टाइप बीस्ट है, देख के लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे हैं। वो सारे मॉन्स्टर वो सारे बीस्ट उन पर गुर्राने लगते हैं। क्रिस्टोफर अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रेनेवर फैमिली के यंग मास्टर के पास आने की। चिंता मत करिए यंग मास्टर, मैं इन्हें देख लूंगा। नॉक्स भी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। वो कहता है कि नहीं, मैं भी लड़ूंगा। और मनी मन कहता है भले ये थोड़ा ज्यादा है लेकिन ये सारे मेरे लाइफ स्पेन है। तभी सीन कट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डीमन ग्रेमोरी को जो कि कहती है मैं क्रेमसर का अच्छे काम के लिए यूज करना चाहती थी, लेकिन उस अचानक आए हुए बच्चे ने सब कुछ काम बिगाड़ दिया। और अगले ही पल गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई द ग्रैंड ड्यूक ग्रेमोरी के टेरिटरी के अंदर कदम रखने की। मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगी ताकि तुम समझ जाओगे कि तुमने किससे पंगा लिया है। सीन कट होता है नॉक्स की तरफ जो कि मॉन्स्टर को मार रहा था, और साथ ही नॉक्स को नोटिफिकेशन आता है प्लेयर का लाइफ स्पेन 14 दिन से बढ़ गया है। नेगेटिव डेट अभी भी एक्टिवेट है। प्लेयर का डेट काउंट हटाने के लिए प्लेयर के पास 30 दिन से ज़्यादा लाइफ स्पेन होना चाहिए। नॉक्स मनी मन बताता है डेट काउंट एक ऐसा डिफॉल्ट ट्रेट है जो कि प्लेयर के एक्शन को लिमिट में रखता है। ये स्टेटस को परसेंटेज के हिसाब से घटाता है और कई तरीके के पेनल्टी को थोपता है। नॉक्स बताते बताते साथ ही मॉन्स्टर को भी मार रहा था और वो बहुत सारे मॉन्स्टर को मार भी देता है। वो मनी मन कहता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद मेरा सिर्फ 14 दिन का ही लाइफ स्पेन बढ़ा, और वो सभी मिलकर सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं। प्रिंस कुसान कहता है देख के लग रहा है कि सभी मॉन्स्टर वो मारे गए। नॉक्स मनी मन कहता है सिर्फ कुसान ही नहीं बल्कि क्रिस्टोफर का भी स्वॉर्डमैनशिप काफी अच्छा है। जैसी उम्मीद थी उसके जैसे शॉट को थियो पसंद करता है। फ्रीजिंग ब्लेड एक शॉर्ट टेक्निक जो कि डिस्ट्रक्टिव पावर में माहिर है।
इसमें 9 फॉर्म है जिसे फर्स्ट फॉर्म, मिडिल फॉर्म और फाइनल फॉर्म में बांटा गया है। ऐसे ही उसे ब्लैक स्वॉर्ड नाइट का कैप्टन नहीं कहते, वो अलग ही लेवल का है। और वो एलना का भी तारीफ करता है कि एलना तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, स्पिरिट मैजिक को सीखने से लेके मेरी मदद करने तक तुम्हारा थैंक यू। एलना कहते हैं कि शायद मैंने जो ट्रेनिंग मे के साथ की है अब जाकर फ़ायदा मिला है। नॉक्स याद करता है कि एलेना ट्रेनिंग के नाम पे कैसे मे को टॉर्चर करती थी। इसके बाद वो लोग ऐसे बात करते करते एक दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। नॉक्स उस दरवाजे को खोल के देखता है, उसमें एक बहुत बड़ा स्टैचू होता है मॉन्स्टर का। कुसान कहता है जैसा सोचता था डीमंस खंडर से ही आ रहे थे। क्रिस्टोफर अपने स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है कि प्रिंस कुसान पीछे हटो, मैं उस मॉन्स्टर को देखता हूँ। और जाकर क्रिस्टोफर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन क्रिस्टोफर का अटैक उस पर काम नहीं करता। क्रिस्टोफर वो हैरान हो जाता है, वो कहता है मैंने अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक किया लेकिन मेरा अटैक काम नहीं किया। नॉक्स कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, तुम जो देख रहे हो वो सभी इल्यूजन है। क्रिस्टोफर वो हैरान था, वो कहता है क्या ये इल्यूजन है। नॉक्स उसके बातों पे ध्यान नहीं देता, वो आगे बढ़ते हुए बताता है अपने मन ही मन, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर के पास होती है। नॉर्मली तुम्हें भूल भुलैया में स्ट्रगल करना पड़ता है और तुम्हें बिस्टों से लड़ना पड़ता है, लेकिन एक ट्रिक है इन सभी को स्किप करने का। और नॉक्स ये सब बताते बताते आगे बढ़ रहा था। एलना पीछे से कहती है यंग मास्टर नॉक्स आप रास्ते के बारे में इतना कैसे श्योर हो सकते हो। नॉक्स वो कुछ नहीं कहता, वो बस मुस्कुराता है और मन ही मन बताता है पहला ट्रिक है हड्डी वाले स्केलेटन जिस तरफ झुके हुए हैं उसी तरफ चलते रहना, वही रास्ता तुम्हें बॉस रूम तक लेके जाएगा। और नॉक्स बताता है दूसरा ट्रिक है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है और सभी से कहता है कि सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाओ, इस रूम में जो कुछ देखेगा वो इल्यूजन नहीं होगा। और ये बोलने के साथ ही वहाँ पर जो पत्थर के स्टैचू रखे हुए थे नॉक्स उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है और बताता है ये पता लगाने के लिए यहाँ का मॉन्स्टर असली है ये नकली, एक तरीका है बस देखना है कि खोपड़ी वाली रिंग इंडेक्स फिंगर में है कि नहीं। वो रिंग ओरिजिनल पावर है जो कि बीस्ट को ऑर्डर देती है अटैक करने के लिए। ये एक ऐसा ट्रायल है जो कि इल्यूजन और रियलिटी को धुंधला कर देती है। धीरे धीरे वो तुम्हारी दुनिया के साथ कनेक्शन को काट देती है, लेकिन मेरे लिए ये सभी बेकार है। और नॉक्स एक दरवाजे के पास पहुंच जाता है, वो कहता है कि सच और शौक का ट्रायल तभी मिलता है जब कोई गलत रास्ता लेता है, हालांकि मैं सही रास्ता पे ही चल रहा हूँ। और ये बोलने के साथ ही नॉक्स उस दरवाजे को खोल देता है। हम देखते हैं उस रूम के अंदर एक स्केलेटन बैठा हुआ था। वो कहता है कि तुम बेवकूफ लोग आखिरकार यहाँ तक पहुँच ही गए, अब मेरे पास छिपने का कोई कारण नहीं है, इसलिए अब सो जाओ इसी ट्रायल के साथ। और ये बोलने के साथ ही वो स्केलेटन उनकी तरफ कुछ पाउडर टाइप फेंक देता है। वो सभी हैरान हो जाते हैं। एलना कहती है यंग मास्टर अब हम क्या करें। नॉक्स मन ही मन कहता है ये फाइनल आउटबर्स्ट है। नॉक्स को सिस्टम का नोटिफिकेशन आती है, प्लेयर इल्यूजन के आर पर साफ साफ देख सकता है पोजन स्टेटस को इग्नोर किया जा रहा है, प्लेयर को कोई डैमेज नहीं पहुंचा। फिर नॉक्स उस धुएं को काटते हुए कहता है कि बहुत हुआ, इस फालतू ट्रायल को बंद करो। हम देखते हैं उस स्केलेटन की तरफ, वो कहता है कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बच्चा आया है, तुम्हारे हाथों क्रेमसर का हार जाना ये कोई कॉन्सिडेंट नहीं लगता। क्रिस्टोफर उस स्केलेटन को देख नॉक्स कहता है कि यंग मास्टर नॉक्स क्या ये वही है। नॉक्स कहता है कि हाँ ये वही है, ग्रैंड ड्यूक ग्रिमोरी 72 डीमन में से एक और ताजलिन किंगडम चित्रास्त्री से जुड़ी शुरुआत और अंत। वो डीमन कहते हैं कि सच में दिलचस्प, तुम पहले इंसान हो जो कि मैंने अपने खंडर में देखा है और जो मेरे इल्यूजन में नहीं पड़ा। मैं सच में क्यूरियस हूँ कि तुमने ऐसे कैसे किया। कुसान अपने डैगर को निकालते हुए कहते कि तो तू वही डीमन है जिसने क्रेमसर का ब्रेन वॉश किया और ताजलिन को निगलने की कोशिश की, अब ये धोखा खत्म होगा। वो डीमन कहते कि धोखा, ये कितना फनी बात है, क्या तुम भूल गए कि मैं किस तरह की डीमन हूँ। मैं सच की डीमन हूँ, जब तक इंसान और क्लास एग्जिस्ट करता है ताजलिन का डाउनफॉल वो झूठ नहीं है। ये रियलिटी कभी कभी इल्यूजन से ज्यादा क्रूर और विनाशकारी होती है। मैं बस अपने अंदर के सच्चाई और नेचुरल ऑर्डर को दिखाते हूँ छोटे प्रिंस। कुसान कहता है कि क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी नॉक्स कहता है कि बहुत हुआ कुसान, किसी डीमन से उसके इरादे के बारे में पूछना इससे ज़्यादा बेकार बात हो ही नहीं सकता। वो डीमन नॉक्स की तरफ देखती है। नॉक्स कहता है कि क्या ये वही रिजरेक्शन कारण नहीं है। वो डीमन हंसने लगती है। वो कहते हैं कि तुम जवान लड़के, तुम कुछ ज़्यादा ही जानते हो, प्रिंस के उल्टे तुम सच कह रहे हो। नॉक्स मुस्कुराता है और कहता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं बताऊँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए उस आर्क एंजल के बारे में जो पास्ट में तुमको यहाँ पर सील किया था। ये सुन के वो डीमन हैरान हो जाती है। वो कहते हैं क्या तुम्हें ये कैसे पता है। नॉक्स कहता है कि हाँ मैं बस एक इंसान हूँ, और अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और कहता है लेकिन मैं वो हूँ जो तुम्हारी सभी कमजोरियों को जानता है। ये सुन के उस डीमन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि वो घमंडी लहजा क्या है, मैं एक ग्रैंड ड्यूक हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान को बिना कुछ किए भी कुचल सकती हूँ। नॉक्स कहता है कि ग्रिमोरी बहुत हुआ फालतू की बातें, मैं सब कुछ जानता हूँ, यहाँ तक कि उस बेकार ट्रायल के बारे में। और ये बोलने के साथ ही नॉक्स अपने ही स्वॉर्ड से अपने हाथ को थोड़ा काट देता है। वो डीमन भी हैरान हो जाती है। नॉक्स को अपने हाथ काटते हुए देख के उसे कुछ समझ में नहीं आता। नॉक्स आगे कहता है तुम आर्क एंजल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए गए कारण कुछ नहीं कर सकती, और बहुत सारे अलग अलग चेन आके ग्रिमोरी को चारों तरफ से बांध देते। वो हैरान हो जाती है। नॉक्स कहता है कि तुम इस खंडर के फाइनल सील कमरे के अंदर तुम किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचा सकती। वो डीमन कहते हैं कि वो कर्स कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अभी तुमने खुद से ही अपने हाथ को काटा। एलेना भी हैरान लग रही थी। वो कहती है अनबिलीवेबल, एक डीमन जो कि इंसान को चोट नहीं पहुंचा सकता। क्रिस्टोफर भी कहता है कि ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ये शुरू से ही अजीब लग रहा था। यही कारण है कि ग्रैंड ड्यूक लेवल का डीमन सीधे नहीं लड़ रहा था, बल्कि लोगों का इल्यूजन और ट्रायल में फंसने का इंतजार कर रहा था। यंग मास्टर नॉक्स को पहले से ही इस डीमन के वीकनेस के बारे में पता था। नॉक्स उस डीमन के पास जाता है
है और अपने स्वॉर्ड को उसके गले के ऊपर टान देता है और कहता है कि अब से मैं जो कुछ पूछूंगा उसका सीधे आंसर देना। और बैडस तरीके से पूछता है कि पहला क्वेश्चन, उस एंजल का नाम क्या है जो तुम्हें यहाँ पर सील किया है। वो डीमन घबराई हुई थी। वो कहती है कि हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी एंजल का नाम याद रख पाऊंगी। नॉक्स कहता है कि हाँ, अभी मुझे याद है, पहले भी मैंने तुम्हारे जैसे एक डीमन को जान से मार डाला था जो सिचुएशन को समझने में काफ़ी स्लो था। शायद उसका नाम पेमोल था। वो डीमन पहले ही घबराई हुई थी। नॉक्स की बात सुन के वो डर जाती है। वो कहती है, मैं तुम्हें उसकी अपीयरेंस के बारे में बता सकती हूँ। नॉक्स कहता है कि अच्छा लगा कि तुम मान गए, वो सब बताओ जो तुमने देखा है और जो तुम जानती हो। वो मन ही मन नॉक्स के ऊपर गुस्सा कर रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ह्यूमिलेट करने की, पर उसका वो टोन और उसकी वो हरकतें, उसकी आंखों को देख के लग रहा है मैं बता सकती हूँ ये लड़का सच में खतरनाक है। वो डीमन नॉक्स के स्वॉर्ड को साइड हटाती है और कहती है कि वो एंजल के पंख बड़े थे, लगभग 5 मीटर चौड़े। नॉक्स कहता है, ये तो कॉमन नॉलेज है, ये बोलना कि डीमन के सिंग होते हैं। अगर तू मजाक में मेरा टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रही है तो मैं तुझे जान से ही मार डालूंगा। ये सुन उस डीमन के फट जाती है। वो कहते हैं कि तू बदतमीज ब्रैट। लेकिन वो डीमन अपने आप को शांत करती है और नॉक्स को बताती है कि हाँ, मुझे याद आया, वो एंजल बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर बैंगनी रंग की आंखें। नॉक्स बताता है कि एंजल भलाई का सिंबल है जो अक्सर कहानियों में धर्म और न्याय के प्रतीक के रूप में दिखते हैं और वो हमेशा डीमन के बुराई के ऑपोजिट रहते हैं। वैसे ही इनर लुनेटिक एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। सवाल यह है, जब डीमन बार बार मेन कहानियों में दिखते हैं तो एंजल मेन कहानियों में सीधे क्यों नहीं दिखते। अगर कभी भी उनका मेंशन होता है तो वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा एग होते हैं जो आइटम डिस्क्रिप्शन के जरिए ही दिखते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स और सारे गेम को खंगालते रहा और आखिरकार मुझे रियलाइज हुआ ये बिंग इनर लुनेटिक के अंदर एक सीक्रेट चाबी रखते हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि ग्रेमोरी को एक महान आर्कएंजल ने सील किया था और ग्रेमोरी रूइन के अंदर बहुत लंबे टाइम तक कैद रही। दूसरे शब्द में ग्रेमोरी को कम से कम अंदाजा तो होगा कि एंजल किस प्रकार के बींग है। अब प्रेजेंट में नॉक्स कहता कि तो अच्छा ऐसा है, और अगले ही पल नॉक्स उस डीमन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड टान देता है और कहता कि तो तुम बोलना चाहती हो कि तुम्हारा नॉलेज वो किसी काम का नहीं। वो डीमन डर जाती है। वो कहती है, तुम बार बार उस स्वॉर्ड को मेरे पास क्यों लाते हो, और वैसे भी अगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई सच में कीमती इंफॉर्मेशन होती तो मैं क्या उस एंजल को पहले खुद नहीं खोज लेती। मेरी यादों में बस इतना ही बचा है। और वो अपने मन ही मन बताता है जैसे सूरज खूबसूरत होता है। बैंगनी आंखों वाली बड़े पंख वाली एक लड़की आसमान से उतरी और उसने मुझ पे अटैक कर दिया और मेरी डिमोनिक पावर को सील कर दिया। मैंने उससे कहा मुझे मार डालो, लेकिन उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया। उसने कहा एक दिन तुम्हारे पास माफ होने का एक मौका आएगा। नॉक्स उसकी बातें सुन मन ही मन कहता कि बैंगनी आंखें सिर्फ हाउस रेनेफर ही रखते हैं। आंखों का रंग और थियो वन रेनेफर और एंजल के बीच में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। नॉक्स कहता कि ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। ये सुन डीमन हैरान हो जाती है। वो कहते कि रुको, क्या और भी। नॉक्स कहता कि हाँ, मुझे इस रूइन का ट्रायल ऑफ हॉनर और ग्रिफ चाहिए। इसके बाद सिस्टम ग्रेमोरी का बेसिक इंफॉर्मेशन बताता है। नाम ग्रेमोरी, जेंडर फीमेल, एज पता नहीं, रेस डीमन, एलिमेंट डिवाइन, अचीवमेंट बस 72वां डीमन। स्टेटस भी बताया जाता है, स्टेमिना 27, माना 23, लक 7, विल 20 और चार्म 20। इसके बाद उसके ट्रेड बताया जाता है। पहले पॉजिटिव ट्रेड, नॉर्मल टैलेंट है स्वॉर्ड में और मार्शल आर्ट्स में, हॉनेस्ट है, लॉयल है, वो कभी झूठ नहीं बोलती, न्यूट्रल, पूरा ईवल। नेगेटिव ट्रेट है ग्रीफ और फ्रीव्स। नॉक्स उसका इंफॉर्मेशन देख मनी मन मुस्कुराते हुए कहता है कि उसका सबसे कीमती ट्रेट माउथ ऑफ ट्रूथ, एक ऐसा डीमन जो कभी झूठ नहीं बोल सकती। नॉर्मली इस ट्रेट को बेकार माना जाता है, लेकिन मेरे लिए ये फायदेमंद है। नॉक्स उस डीमन से कहता है कि तो अब ट्रायल के बारे में बताओ। वो डीमन एक चुटकी बजाती है। वो कहती है कि सच का ट्रायल बहुत सिंपल है, तुम्हें बस एक क्वेश्चन का आंसर सच सच देना होगा। डीमन के चुटकी बजाने के कारण वहाँ पर एक अलग से चैम्बर खुल चुका था। वो डीमन कहती है, जैसे तुम चैम्बर में एंटर करोगे तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम इस ट्रायल में एंटर करने के लिए क्या ऑफर करोगे, ये तुम पर चॉइस करता है। तुम जितना बड़ा कीमत लगाओगे तुम्हें उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। क्रिस्टोफर नॉक्स कहता है कि ये काफी आसान लगता है, पर यंग मास्टर क्या ये थोड़ा सस्पिशियस नहीं लग रहा। डीमन कहते हैं कि और हाँ, एक बात और, क्वेश्चन तुम्हारे किसी भी करीबी रिलेटिव के बारे में भी हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारे आंसर को उस पर्सन तक पहुंचा दिया जाएगा। और डीमन क्रिस्टोफर की तरफ इशारा देती है और नॉक्स कहती है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पूछूं क्या तुम उस बड़बोड़े आदमी को छोड़ना चाहोगे। अगर तुम सच में इसका जवाब हाँ में दोगे, फिर तुम्हारा दिल से निकला जवाब उस आदमी तक पहुंचा दिया जाएगा। ये सुन के वो क्रिस्टोफर घबरा जाता है। वो नॉक्स की तरफ देखता है। वो कहता है, यंग मास्टर। नॉक्स डीमन से कहता है, अगर कोई ट्रायल में फेल हो जाए तो। डीमन कहती है, तब तुम उसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जितना कीमती तुम दांव लगाओगे उतना ही हार्ड क्वेश्चन मिलेगा और साथ ही उतना ही बड़ा तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। नॉक्स मनी मन कहता है कि पहले नजर में ये ट्रायल आसान लगता है, लेकिन असली मुश्किल सवाल नहीं है, मुश्किल है उसका जवाब। जैसे क्या तुम एम्पायर को मार के उसकी पावर को चाहोगे, या तुम अपने लवर को मार के किसी और को ढूंढना चाहोगे।
या तुम अपने भाई को मार के फैमिली का अगला हेड बनना चाहोगे? अगर तुम इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर हाँ में देते हो तो वो पर्सन तुम्हारे आंसर को सुन लेगा और तुम शायद अपनी असली गोल से पहुंचने से पहले ही मारे जाओगे। और नॉक्स उस ट्रायल रूम में जाते हुए आगे बताता है, इस गंदी दुनिया में अपने सीक्रेट को एक्सपोज करना, अपने एहसास को उजागर करना, अपने कमजोरियों को दिखाना, यही असली ट्रायल है। अगर ये ट्रायल मुझसे सब कुछ मांगता है तो इसके बदले मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। नॉक्स जैसे उस चैम्बर में जाता है, नॉक्स को एक नोटिफिकेशन आती है। वो नोटिफिकेशन नॉक्स को कहता है, हॉनेस्ट और ग्रिप के ट्रायल में एंटर करने के लिए प्लेयर को एक चीज़ को दांव पर लगाना होगा। तो प्लेयर क्या दांव पे लगाना चाहता है? नॉक्स कहता है, मैं अपनी बची हुई सारी लाइफ दांव पर लगाऊंगा। सिस्टम कहता है, प्लेयर ने अपने आप को दांव पर लगाया है। नॉक्स वन रेनेफर का लाइफ उसका दांव है। हॉनेस्ट और ग्रिप का ट्रायल डिफिकल्टी मैक्सिमम लेवल पे बढ़ा दी गई है। अगर प्लेयर फेल हुआ तो प्लेयर मारा जाएगा। इसके बाद वो डीमन नॉक्स के पास जाती है। वो कहते हैं, तुमने तो मेरे सोच से भी ज्यादा दांव लगा दिया, तुम एक सवाल से ही मर सकते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? नॉक्स उसकी तरफ देखता है। वो कहता है, नहीं। वो डेमन कहते कि बहुत ही बढ़िया। नॉक्स बने रेनेफर, चलो इस ट्रायल को शुरू करते हैं। ठीक है, सवाल ये है, अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो क्या तुम अपने फादर थियो वन रेनेफर को मार दोगे? ये सोच के नॉक्स एक पल के लिए हैरान हो जाता है। वो मनी मन बताता है, ट्रायल शुरू होने से पहले मैंने सवाल को गेस करने की कोशिश किया था। सोचा था वो पूछेगी, क्या तुम इंपीरियल फैमिली को गिराना चाहोगे या फिर तुम सच में अपने लोगों के ऊपर भरोसा करते हो? शायद मेरे जवाब के कारण मुझसे लोग नफरत करें या ना करें, मुझे परवाह नहीं। उनके लिए ये कहानी को आखिर तक देखनी पड़ेगी। वैसे असल में मैं एक गुड फॉर नथिंग हूँ, मैं यूचान हूँ, बस एक रोल को प्ले करने वाला। लोगों को मुझसे नफरत करने के लिए मैं पहले से ही तैयार था, अब तो आदत सी हो गई है। लेकिन टियो के बारे में क्वेश्चन होगा, मैंने नहीं सोचा था। मेरे फादर नहीं, ये बोलूँ नॉक्स के फादर। टियो का नॉक्स के लिए क्या मतलब था? यह कहे फादर का मतलब मेरे लिए क्या है? वो डिमन कहते कि जवाब दो, अगर जरूरत पड़े तो क्या तुम अपने फादर थियो को मार दोगे? नॉक्स सोचता है कि ये सवाल मुझे अपना असली गोल को याद दिलाता है। ये दुनिया मेरे लिए एक स्ट्रेंजर है और मुझे अपनी यादों को ढूंढना है और जानना है कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। और सबसे ज़रूरी, आखिरकार मुझे इस दुनिया से जानना ही होगा। और नॉक्स कहता है कि हाँ, मैं थियो वन रेनेफर को मार सकता हूँ, चाहे वो मेरे फादर ही क्यों ना हो। अगर कोई मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार दूंगा। नॉक्स जैसे जवाब देता है, उसके आसपास जितने भी ब्लैक फॉग थे वो सारे हटने लगते हैं। साथ ही वो चैम्बर से भी निकल चुका था और वो अपने पीछे देखता है। तभी यहाँ से सीन कट होता है। हम देखते हैं रेनेफर स्टेट की तरफ देखते हैं पेट्रियस को, जो कि अपना काम कर रहा था। तभी अचानक उसे एक आवाज़ आती है, रेनेफर हाउस का पेट्रियस थियो वन रेनेफर, तुम्हारा बेटा नॉक्स वन रेनेफर, अगर जरूरत पड़ी तो वो तुम्हें मार डालेगा। पेट्रियस ये सुन हैरान हो जाता है और वो जिस पेन से लिख रहा था उसकी स्याही वो टूट जाती है। रोडवेल हैरान हो जाता है। वो कहते हैं कि पेट्रियस, क्या अब ठीक है? अब कुछ ठीक नहीं दिख रहे। पेट्रियस अपने आप को संभालता है। वो कहते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ। और अपने मन ही मन कहता है कि आखिर में क्यों डगमगाया? क्या मैं हमेशा से नहीं जानता था? आखिर में ये एक दिन जरूर आएगा। वो सीक्रेट, वो कर्ज जिसे हर रेनेफर फैमिली का पेट्रियस झेलते आया है, वो बोझ पिछले पेट्रियस ने भी उठाया था और उसके बाद आने वाले पेट्रियस ने भी। यहाँ तक कि मेरे दादा और मेरे फादर भी इस साइकिल से नहीं बच पाए। इस ना खत्म वाले साइकिल को तोड़ना और इस त्रासदी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए नॉक्स उस बच्चे को मुझे एक दिन मारना होगा। इस फेथ को जानते हुए जब भी मैं उस बच्चे को बढ़ते हुए देखता हूँ तो मेरे मन में बस एक ही ख्याल आता है, क्या मैं भी बाकी फैमिली की तरह अपने पोजीशन को अपनी पूरी मर्जी से पास नहीं कर सकता? मौत के जरिए नहीं। मैंने उन सब इमोशन को दबा के जिया है जो एक रेनेफर को शोभा नहीं देता। लगता है कि सच में अब मैं सॉफ्ट होने लगा हूँ। और थियो रोडवेल से कहते हैं कि रोडवेल चलो थोड़ी देर टहले। और थियो रोडवेल के साथ टहलने के लिए निकल जाता है। और थियो रोडवेल से कहता है कि तुम्हारी नज़र में इसमें कितना टाइम लगेगा? रोडवेल को समझ में नहीं आता। वो कहता है कि माफ करना, आपका क्या मतलब है? थियो कहता है कि तुम अभी भी मिशन से लौटे हो तो तुम्हें पता ही होगा नॉक्स मुझसे कितना नफरत करता होगा, उस इंसान को जो उसकी माँ को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि कितना टाइम लगेगा जब तक नॉक्स मेरी छाती में अपनी तलवार घोंप कर पेट्रियस की गद्दी पर बैठ न जाए। रोडवेल ये सुन थोड़ा हैरान लग रहा था, लेकिन वो पेट्रियस से कहता है कि मैं भी पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे पहले अंदाजा लगाना पड़े तो मैं कहूँगा कि उम्मीद से पहले भी ये हो सकता है। ये सुन थियो कहता है कि तो अच्छा, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा। तभी सीन कट होता है ग्रामोरी की तरफ। वो कहती है, मैं एक खुद डीमन होकर भी नहीं समझ पा रही हूँ, एक बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए इतना बेरहम कैसे हो सकता है? नॉक्स उसको चुप रहने के लिए कहता है और अपना रिवॉर्ड मांगता है। डीमन कहते हैं कि हाँ हाँ, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, दे रही हूँ। और एक चुटकी बजाती है जिससे वहाँ पर एक मिरर आ जाता है। उसके बारे में बताया जाता है, प्लेयर को मिरर ऑफ सीलिंग आर्टिफैक्ट मिला है। नॉक्स उस मिरर को ले लेता है। वो डीमन कहती है, तुम्हें शायद पहले से ही पता होगा, लेकिन वो चीज़ सच में खतरनाक है, इसलिए ध्यान से उसे संभालो। नॉक्स वो डीमन की तरफ देखता है। नॉक्स का सिस्टम नॉक्स को उस मिरर का स्पेशल इफेक्ट के बारे में बताता है। सिंपल शब्द में बोला जाए तो वो मिरर किसी को भी अपने अंदर सील कर सकता है।
वो डीमन नॉक्स को अपनी तरफ देखते हुए घबरा जाती है। वो कहते हैं कि ये कैसी नज़र है, क्या तुम सच में उसका यूज तो नहीं करने वाले। नॉक्स उस मिरर को एक्टिवेट करते हुए डीमन को पकड़ने के लिए कहता है। नॉक्स को सिस्टम कहता है कि आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हो चुका है, टारगेट को लॉक कर लिया गया है और वो मिरर डीमन को पकड़ने लगता है। वो डीमन कहते हैं कि रुक जा, तू ये क्या कर रहा पागल। उस डीमन को पकड़ने के बाद नॉक्स के पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। नेगेटिव डेड काउंट हट गया है। आर्टिफैक्ट का यूज करने के बाद प्लेयर को 131 दिन का लाइफ फोर्स मिला है। प्लेयर के पास टोटल 145 दिन का लाइफ फोर्स है। इसके बाद नॉक्स अपने साथियों से कहता है कि इसके साथ ही हमने ग्रोमोरी को कैद कर लिया है। कुसान ये लो, ये कचर तुम्हारे किंगडम को लगभग खत्म कर ही दिया था। अब से ये डीमन ताजलिन को कुछ नहीं कर पाएगी। उस मिरर में सब आ जाते हैं कि तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे साथ ऐसा करने की। ये सुन नॉक्स उस मिरर को सन के लाइट में डाल देता है, जिससे डीमन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो और भी ज़्यादा गालियाँ देने लगती है। नॉक्स उस डीमन को कहता है कि चुप हो जा, अगर तो चुप नहीं हुई तो इसे और भी बुरा हो सकता है। क्रिस्टोफर नॉक्स कहता है कि यंग मास्टर, लेकिन क्या ये डीमन एक खतरनाक क्रिएचर नहीं है? इसे अपने साथ ले जाना, क्या ये खतरनाक नहीं होगा? नॉक्स कहता है कि जब तक ये किसी को पता नहीं चलेगा ये ठीक है, इसलिए इस बात को यहीं खत्म करो। एलना भी कहते हैं कि अगर ये यंग मास्टर बोल रहे तो मुझे यंग मास्टर पर पूरा भरोसा है। क्रिस्टोफर कहता है कि हाँ, ये बात हमारे लिए भी लागू होती है। नॉक्स सोचता है कि ग्रोमोरी की ज़्यादातर पावर वो जा चुकी है, इसलिए वो ज़्यादा फाइट में काम नहीं आएगी, पर आने वाले डीमन हंट के टाइम में ये एक कंपास की तरह काम करेगी। ब्लैक फ्लेम रिंग सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन जानवर से नहीं बल्कि डीमन से मिलता है। ग्रोमोरी की वजह से मुझे चैन से जीने के लिए टाइम मिल गया है, इसलिए अब वापस जाने का टाइम है। इसके बाद नॉक्स बताता है ताजलिन की बकवास वो ख़त्म हो गई और रिवॉर्ड में मुझे लंबी ज़िंदगी मिली और मैंने कुसान और लीज को फिलहाल ताजलिन को स्टेबल करने का ऑर्डर दिया और जैसे ही हालत शांत हो गए तो मैं तीनों को एल्डियन में शामिल कर लूँगा। कुसान नॉक्स कहता है कि यंग मास्टर, जैसे की बात हुई थी, मैं आपका ऑर्डर का इंतजार करूंगा। नॉक्स कहता है कि बहुत ही अच्छे, मैं जल्दी वापस जाके एक मैसेज भेजूंगा। और मनीमन कहता है कि सच कहूँ तो मैं अनगिनत अवरेज देख के थक चुका हूँ, मैं बस वापस जाके गर्म पानी से नहाऊंगा और अपने बिस्तर पर जाके सो जाऊंगा। इसके बाद सीन कार्ड होता है रेनेफर रेसिडेंट की तरफ। हम देखते हैं नॉक्स को, जो कि हैरान लग रहा था क्योंकि तालिया उससे मिलने के लिए आई थी। तालिया कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया नॉक्स तुमसे मिले। नॉक्स कहता है कि तालिया, लेकिन अचानक तुम यहाँ क्यों आई? तालिया कहती है कि वो तभी कोई कहता है कि तो तुम ही हो नॉक्स वन रेनेफर। नॉक्स ये सुन साइड में देखता है, वहाँ पर कोई आते हुए कहता है कि तो सुना है कि तुमने मेरे बेटे का दिल जीत लिया है, अब समझ में आया कि तुम वाकई हैंडसम है, तुमने तो मुझे अपनी जवानी के दिनों की याद दिला दी। नॉक्स उसे देख हैरान हो जाता है। वो बताता है रॉबिन वॉन स्टेलेनर सभी ड्यूक में से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसी का है और वो फेमस है व्हाइट फ्लेम नाइट के नाम से, और साथ ही वो तालिया का फादर है जिससे मुझसे सगाई टूटी थी। और नॉक्स उसको जल्दी से ग्रीटिंग करता है। वो कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आए हो? तालिया का फादर कहता है, यह तो बहुत आसान है, मैं उसी सगाई के प्रोग्रेस के बारे में बात करने आया हूँ जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। ये सुनकर नॉक्स को पहले कुछ समझ में नहीं आता और अगले ही पल हैरान होते हुए सोचता है, क्या मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं है तालिया से हुई सगाई के बारे में। और नॉक्स तालिया के फादर से कहता है कि यह बहुत सीरियस बात है, आपको मेरे फादर से इसके बारे में बात करना चाहिए। तालिया का फादर कहता है कि मैंने अपने पुराने दोस्त से पहले से ही बात कर लिया है, तो चलो अब हम आराम से बैठ के हम दोनों बात करें। नॉक्स कहता है कि लेकिन क्या सगाई पहले ही नहीं टूट गई थी और रॉयल प्रिंस के साथ शादी के बाद को मैं मना भी नहीं कर सकता। ये सुन तालिया का फादर कहता है कि कहीं तो मेरी बेटी से बचने के लिए जानबूझ के प्रिंसेस के फियोंसे बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे। नॉक्स उसके गुस्से को देख मनीमन कहता है कि सीट गड़बड़ हो गई। नॉक्स वन स्टेलेना गेम के अंदर सिर्फ स्ट्रांग होने के लिए ही नहीं माना जाता, वो चालाक भी है। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो वो मुझे पीट पीट कर ही मेरी जान निकाल देगा, और जो मैंने ग्रोमोरी को सील करके अपनी लाइफ बढ़ाई है वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तभी तालिया अपने फादर से कहती है कि फादर, आप नॉक्स के लिए चीज़ों को इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो? ये सुन के तालिया के फादर एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं और अगले ही पल हंसते हुए कहते हैं, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ? अगर मेरी प्यारी बेटी तालिया ऐसा कह रही है तो ये जरूर सच ही होगा। नॉक्स आगे मनीमन बताता है कि और हाँ, मैं ये कैसे भूल गया रे ब्रो, अपने बेटे के लिए सबसे ज़्यादा पागल है और मुझे पहले से ही अंदाजा था प्रिंसेस वाले प्रपोजल के बाद जरूर ऐसा कुछ होगा, लेकिन सामने वाले प्रिंसेस है तो शादी को आगे बढ़ाना वो आसान नहीं होगा। लेकिन आखिर में वो क्या चीज़ थी जो कि तालिया के सगाई के बारे में वो मान गया और नॉक्स तालिया की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। तालिया कहती है कि नॉक्स, असल में मैं तुमसे यहाँ पर सिर्फ अकेले मिलने आने वाली थी, लेकिन फादर ने जीत किया इसलिए वो भी साथ आ गए और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। नॉक्स उसके एक्सप्रेशन को देख के समझ जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रही। तालिया के फादर तालिया से कहते हैं कि तालिया मेरी प्यारी बेटी, मैं तो बस देखने आया हूँ कि नॉक्स वो कैसा पर्सन है। और वो नॉक्स कहता है कि और हाँ, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि प्रिंसेस ने तुम्हें खुद से नहीं चुना है। और थोड़े गुस्से में कहता है, और मैं चाहता हूँ कि तुमसे थोड़ा बात करना। नॉक्स उससे बात करने के लिए मान जाता है और मनी मन कहता है कि घर लौटने के टाइम मुझे सबसे बड़े इवेंट का सामना करना पड़ेगा, मैं इसे कैसे गुजरूं। इसके बाद हमें बताया जाता है नॉक्स को आने से पहले नॉक्स को एक लेटर मिला था जिसमें लिखा हुआ था, ग्रीटिंग यंग मास्टर नॉक्स, मैं आपका बटलर रोडवेल।
ये लेटर बहुत जरूरी खबर के साथ भेज रहा हूँ। हाउस स्टेलिना के पेट्रेस लेडी तालिया के साथ रेनेफर स्टेट आए हैं। वो पहले टूटी हुई सगाई के बारे में बात करने आए हैं, क्योंकि सगाई टूटना सभी के लिए अचानक और अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए इस टाइम काफी तनावपूर्ण माहौल है। प्लीज आप जल्दी से स्टेट वापस आ जाए। अब देखते हैं प्रेजेंट में एलेना को। वो कहती है नॉक्स के ये लेटर हमारे ताजलीन से वापस लौटने से तुरंत रोडवेल ने भेजा था। हमारे आने से पहले ही दोनों फैमिली के पेट्रियाज ने प्रिंसेस के साथ सगाई तोड़ने और पुराने सगाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। नॉक्स जो कि काफी परेशान लग रहा था, वो कहता है कि एक साइड रॉयल प्रिंसेस है और दूसरी तरफ ड्यूक की फैमिली। मैं सच में परेशान हो गया हूँ, क्या मेरे लिए अच्छा नहीं होगा यहाँ से भाग जाना? लाविया कहती है लेकिन देख के लग रहा है कि हाउस स्टेलिना इस बार आसानी से इसे जाने नहीं देगी। नॉक्स कहता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, लेकिन मुझे ये पता करना होगा कि मैं ड्यूक को कैसे संभालूं। लाविया कहते हैं कि सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि सगाई तोड़ना आपका डिसीजन नहीं था। तब तक हमें सर्वेंट को काबू में रखना होगा ताकि ड्यूक का हम पे भरोसा बने रहे। देखो मुझे तो समझ में नहीं है, लेकिन नॉक्स को समझ में आ गई है। वो कहता है जैसा उम्मीद थी लाविया से। ठहराव भरी सोच सच में सपोर्टिंग जीनियस को शोभा देती है। ये स्किल सपोर्टिंग जीनियस लुनेटिक गेम में बस एक ही दो क्रिकेटर के पास दिखता है। अभी के टाइम में लाविया का कोई मुकाबला नहीं है। जैसा कि उसने अभी कहा, अगर प्रिंसेस वाली सगाई रॉयल ऑर्डर से हुई थी तो अच्छा होगा अगर थियो मान ले हाउस रेनेफर के पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि उसे शायद पता चल गया है कि मैं उसे मारने का ताकत रखता हूँ, इसलिए शायद उसने कुछ और ही सोचा होगा। तभी रोना कहते हैं कि सच में यंग मास्टर आप कितने लड़कियों के चक्कर में रहोगे, अब तक गिनना भी बेकार लग रहा है। ये सुन नॉक्स गुस्से में कहते हैं कि रोना लगता है कि तुम सबसे पहले नर्क देखना चाहती हो। रोना वो पूरी तरह से घबरा जाती है। तभी दरवाजा कोई ठुकठुकाता है। रोना वो घबरा जाती है। तभी अचानक कोई दरवाजा ठुकठुकाता है। वो कहता है कि नॉक्स मैं तालिया हूँ। हम देखते हैं नॉक्स को जो कि रोना को मार के सुता दिया होता है। नॉक्स आवाज सुन के दरवाजा खोलने जाने लगता है। पीछे से लाविया कहते हैं कि यंग मास्टर आप ये क्या करने जा रहे हैं? नॉक्स कहता है कि ऑफकोर्स मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और मनी मन कहता है कि सब कुछ ठीक करने का चाबी सिर्फ तालिया के ही पास है, और ऑफकोर्स मैंने एक इसके लिए ट्रम्प कार्ड तैयार किया है। नॉक्स अब तुम्हारे चेहरे को चमकने का टाइम आ गया है। और एकदम वो तालिया के करीब आ जाता है और मनी मन कहता है कि अपने अच्छे चेहरे का यूज करो और एक भागने का रास्ता बनाओ। और नॉक्स बड़ी कूल वे में तालिया को देखने लगता है। वो कहते हैं कि क्या हुआ तालिया? तालिया वो थोड़ा शर्मा जाती है। वो कहते हैं कि अगर ये तुम्हारे लिए ठीक है तो क्या हम बाहर टहलते हुए बात करने चले? और वो मनी मन नॉक्स को हैंडसम बोल रही होती है। नॉक्स कहता है कि क्या टहलते हुए बात करना? हम देखते हैं कि तालिया के फादर वहाँ पे पीछे छिपा हुआ था और उनकी बातें सुन रहा था और बड़े गुस्से में नॉक्स को देख रहा था। नॉक्स तालिया के साथ जाने के लिए मान जाता है और उसने तालिया के फादर को भी देख लिया था कि वो पीछे में छिप के उन्हें देख रहा है, इसलिए वो तालिया के साथ जाने के लिए मान गया था ताकि वो जाके आराम से अकेले बात कर सके। लेकिन इस तालिया के फादर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि वो छोटा बदमाश। हम देखते हैं बाहर में नॉक्स और तालिया को। तालिया नॉक्स से कहती है कि आज रात का मून काफी चमक रहा है और तारे भी टिमटिमा रहे हैं। नॉक्स मनी मन कहता है कि नहीं मैं नहीं बता सकता, और वो तालिया से कहता है कि हाँ। नॉक्स मनी मन बताता है कि ये बहुत बुरा है, मैं अपनी पूरी मेहनत से विलन वाली एक्टिंग कर रहा था, पर लोगों की नजर में नॉक्स की इमेज बदलनी शुरू हो गई है। अभी हम मेजर कहानी से ही सिर्फ गुजरे हैं, लेकिन मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है उन कैरेक्टर से दूरी बनाने के लिए जिनके करीब कभी नहीं जाना चाहिए था। और नॉक्स तालिया से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ ठीक रहोगे? तालिया कहती है तुम्हारे इससे क्या मतलब है? नॉक्स बताता है कि अगर हमारे पेरेंट्स सगाई के लिए मान गए तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि रॉयल ऑर्डर को हम मना कर रहे हैं? तालिया एक पल के लिए सोचती है और वो अपने फादर के साथ थियो के साथ हुई बात को याद करती है। उसके फादर ने थियो से कहा था, थियो ये हाउस स्टेलिना के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है, चाहे ये प्रिंसेस का ऑर्डर क्यों ना हो। हाउस रेनेफर की अब तक की चुप्पी काफी सस्पिशियस लग रही है। थियो तालिया के फादर की तरफ घूर के देखता है तो तालिया के फादर भी थियो की तरफ घूर के देखता है। तालिया के फादर तालिया से कहते हैं कि तालिया तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे थियो से अकेले बात करनी है। ये इसके लिए मान जाती है और वो रूम के बाहर आ जाती है। वो सोचती है आखिर उनकी बातचीत किस बारे में हो रही होगी। तालिया इसी सब के बारे में सोच रही होती है। तभी पीछे से रोडवेल आता है। रोडवेल के साथ उसके फादर भी थे। रोडवेल तालिया से कहता है कि लेडी तालिया इंतजार करने के लिए शुक्रिया, आपकी सगाई प्लान के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ेगी। ये सुनकर तालिया खुश हो जाती है। अपने फादर से कहती है कि सच में फादर? उसका फादर कहता है कि हाँ देखा मैंने तुमसे कहा था ना सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये सुनकर तो तालिया खुश हो जाती है, अपने फादर के गले लग जाती है। वो कहती है थैंक यू फादर, आप में सबसे बेस्ट फादर है। आगे वो बताती है कि उस टाइम मैं इतना खुश हो गई थी मैंने इसके बारे में ठीक से सोच भी नहीं पाई, लेकिन जल्द ही मेरे दिमाग में सवाल भरने लग गए। प्रिंसेस के सगाई के बारे में क्या हुआ और फादर और लॉर्ड थियो की किस बारे में बातचीत हुई। प्रेजेंट में हम देखते हैं नॉक्स वो तालिया से कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है रॉयल ऑर्डर यह हमारी फैमिली का सिचुएशन नहीं है, ये तुम्हारा इच्छा है कि तुम क्या चाहती हो। तालिया कहती है मैं सच में मुश्किल चीज़ों को नहीं समझती और मुझे ये भी पता है कि मुझ में कई तरह की कमियां हैं, लेकिन सच कहूँ तो मुझे इस सगाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन नॉक्स कहता है कि अच्छा, और सोचता है गेम में जो मुझे तालिया याद है वो एक डिजास्टर की तरह थी। उसने नॉक्स को मार डाला और अपनी खोखली यादों के साथ एक नाइट की तरह जीती रही। तभी तालिया कहते हैं कि नॉक्स तुम्हारे पास कुछ काम है जो तुम्हें करना होगा। नॉक्स कहता है कि वो क्या है। तालिया कहते हैं कि मैं फील कर सकती हूँ, मैंने तुम्हें एकेडमी में बहुत मेहनत करते हुए देखा है, पूरी रात लाइब्रेरी में पढ़ाई करना और ट्रेनिंग ग्राउंड में शोध के साथ ट्रेनिंग करना। तुम्हें देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि तुम किसी चीज़ का जान लगा के पीछा कर रहे हो।
तुम्हारे पास दूसरों के बारे में बात करने का भी टाइम नहीं है, लेकिन अगर कभी कभी तुम मुझसे बात कर लो और ऐसे पल बिताओ बस हम दोनों, तो मेरे लिए बस इतना काफ़ी होगा। मुझे तो अब नॉक्स का फियांसे का टाइटल भी मिल गया है, अब तो मैं लीड में हूँ। नॉक्स सोचता है अब तो मैं इसे मना भी नहीं कर सकता। मेरी यादों वाली लुनेटिक की तालिया और मेरे सामने वाली तालिया के बीच में हल्का सा लेकिन बहुत गहरा फर्क है। और नॉक्स तालिया से कहता है कि तुम बहुत भोली हो। तालिया कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। और अगले ही पल वो थोड़ी सैड हो जाती है। वो नॉक्स को बताती है कि नॉक्स तुम्हें शायद पहले से पता होगा, मेरी एक बड़ी बहन भी है। वो बहुत ताकतवर है, हालांकि तुम्हारे जितना नहीं, और किसी कारण से वो मुझसे नफरत करती है। तुम सोचोगे कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ, लेकिन मैं अभी भी उससे बात करनी चाहती हूँ। मैं उससे सुनना चाहती हूँ कि वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। और ऐसा करने के लिए मुझे उसकी तरह स्ट्रांग बनना होगा, नहीं उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग। मैं अपने फादर या बहन की तरह टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि किसी दिन मैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग बन सकती हूँ। इसलिए मैं हार नहीं मानूंगी, उस पर तो कभी नहीं। और अगले ही सीन में तालिया को उसके फादर के पास देखते वो अपने फादर से कहते हैं कि फादर सच में आपको याद है कि मैंने बचपन में आपसे क्या कहा था। उसके फादर कहते हैं कि हाँ ऐसा लगता है कि यह कल ही की बात है जब तुम मुझसे शादी की भीख मांग रही थी। उस लड़के ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है ना, वो लड़का की इमेज बदमाश की तरह है। अगर वो कभी तुम्हें तालिया तभी बीच में कहती है, नॉक्स ऐसा कभी नहीं करेगा। वो आपके थॉट से ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा इमेजिंग और ज़्यादा डिटरमाइंड भी। तालिया के फादर तालिया के मुँह से नॉक्स की इस तरह की बातें सुन के वह समझ जाते हैं और वो तालिया के हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि तालिया अपनी बहन की भावनाओं को अपने ऊपर कभी हावी मत होने देना। तुम दोनों ही मेरी प्रेशियस डॉटर हो। वो बस थोड़ी थकी हुई है, टाइम के साथ वो ठीक हो जाएगी। तालिया कहते हैं कि सब ठीक है फादर, मैं इतना स्ट्रांग बनूंगी कि मैं उससे बात करने का मौका जीत सकूं। हमें पता चलता है कि ये सारी बातें तालिया नॉक्स को बता रही होती है। नॉक्स कहता है अगर तुम उसका पीछा करने चाहती हो तो जाओ, अभी के लिए तुम अपने दर्द को भूल जाओ और अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम इसे ओवरकम कर लोगी। ये सुन तालिया थोड़ी हैरान हो जाती है। नॉक्स कहते हैं कि तालिया वन स्टेलिना, मैं जानता हूँ कि तुम एक स्ट्रांग पर्सन हो। अब देखते हैं प्रेजेंट में तालिया अपने फादर से कहती है अब तो मेरे पास एक पति भी है जो मुझ पर विश्वास करता है। ये सुन के तालिया के फादर वो थोड़े सीरियस हो जाते हैं और थोड़े गुस्से में कहते हैं नहीं चलेगा, मुझे सच में अपने हाथों से ही उस कमीने का गला घोटना पड़ेगा। इसके बाद सीन काट होता है अगली सुबह को। देखते तालिया के फादर को जो कि कहीं जा रहे होते हैं, तभी उसको नॉक्स मिल जाता है। नॉक्स कहता है कि लॉर्ड रोबरो, और नॉक्स उसे ग्रीट करता है और कहता है कि मैं सगाई में हुई प्रॉब्लम के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तालिया के फादर नॉक्स कहते हैं कि तालिया तुम पे बहुत विश्वास करती है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तुम्हारे फादर डार्क फैमिली को लीड करते हैं, है ना, और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि वो रॉयल फैमिली के खिलाफ विद्रोह का प्लानिंग भी कर रहा है, इसलिए मैं ईमानदारी से आशा करता हूँ कि तुम इसमें सक्सेस रहोगे। और वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि अगर रॉयल फैमिली टूट गए तो तुम मेरी बेटी के साथ अच्छे से रह सकते हो। नॉक्स उसको थैंक यू कहता है और अपने मन ही मन कहते हैं कि तो ये हुआ था थियो और लॉर्ड रोबेरो के बीच में प्राइवेट बातचीत, जो तालिया ने पहले मेंशन किया था। हाउस स्टेलिना को थियो के विद्रोह के प्लान के बारे में पहले ही पता चल गया होगा। इसके बाद हमें बताया जाता है, कहा जाता है कि प्रिमिडियल गॉड ऑर्डर ने ह्यूमैनिटी को क्रिएट किया है। और अगले सीन में देखते हैं नॉक्स और तालिया को, जिसकी सगाई हो रही थी। तालिया नॉक्स से कहती है मुझे माफ करना नॉक्स, मैंने नहीं सोचा था कि फादर वो सेरेमनी की सगाई की मांग करेंगे। नॉक्स कहते अरे कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता होगा। फादर कहते हैं कि दोनों खानदानों के बच्चे अपने अपने रिंग के एक्सचेंज करो। नॉक्स तालिया को रिंग पहनाते हुए कहता है कि ये सिंबल माना से भरा एक रिंग है, ये टेम्परेरी किसी का भी 10% माना को वापस लौटा देता है। मैं इसे तुरंत नहीं पहन सकता, लेकिन इमरजेंसी के टाइम बहुत काम आ सकता है। पीछे में क्रिस्टोफर वो काफ़ी खुश था। वो कहता है कि यंग मार्शल जैसा आप दोनों से उम्मीद थी, आप दोनों की सगाई देखकर मेरा तो दिल ही भर आया। और लेडी तालिया आप बहुत चार्मिंग लग रही है। लाबिया क्रिस्टोफर को कुछ कहती है, क्रिस्टोफर को समझ में नहीं आता तो लाबिया क्रिस्टोफर के कानों में कुछ कहती है, जिसे सुन वो घबरा जाता है और वो शांत होकर एक साइड खड़ा हो जाता है। नॉक्स उसको देख कहता है अपने मन ही मन, आखिर वो क्या था, मैंने लाबिया को क्रिस्टोफर को चुप कराने के लिए कहा था, लेकिन आखिर उसने ऐसा क्या कहा जो क्रिस्टोफर इतना डर गया। रोना रोते हुए कहते हैं कि मुझे पता था यंग मास्टर की एक दिन सगाई जरूर होगी, लेकिन मैं इतना बुरा क्यों फील कर रही हूँ। लावे कहती ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात है जो मुझे खटक रही है, ये सगाई छिपके क्यों की जा रही है बिना किसी दूसरे फैमिली को बताए। रोना कहते कि लाविया तुम यंग मास्टर को अभी तक अच्छे से नहीं समझी। तुम्हें क्या लगता है कि यंग मास्टर जिंदगी भर एक ही लड़की से प्यार करेंगे? वो कुछ दर्जनों में तो कोकोबैन जरूर रखेंगे। ये सुनकर नॉक्स को बहुत गुस्सा आता है। मनी मन वो कहता है कि रोना मैं तुम्हें बाद में इसके लिए सबक सिखाऊंगा। एलना वो तो अपने बोतल को पकड़ते हुए कहते हैं कि हाय मेरा पति। मैं कहते कि एलना आज तो पीना बंद करो। तभी दरवाजा तोड़ते ही वहाँ पर कोई आता है। हम देखते हैं नॉक्स का घोड़ा काल होता है, उसके मुंह में गुलाब का फूल था, मानो कि वो नॉक्स को कांग्रेचुलेशन कह रहा हो। रोना तो उसे देख खुश हो जाती है। वो कहते हैं कि देखो काल आ गया। नॉक्स काल को देख मन ही मन कहते हैं कि अब देखो अब काल भी शो ऑफ कर रहा है। तभी नॉक्स की नज़र अपने फादर के ऊपर जाती है। उसके फादर वहाँ से जाने लगते हैं। नॉक्स सोचता है वो थियो कमीना सच में मुझे मारने का प्लानिंग बना रहा होगा, लेकिन अजीब बात है कि उसको इस पर प्राउड फील हो रहा है।
तभी तालिया के फादर नॉक्स के पास जाते और कहते कि नॉक्स तुम्हारा थैंक यू मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। और अगले ही पल अपने स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि प्लीज मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। नॉक्स कहता है कि ठीक है। अपने मन ही मन कहता है कि क्या तुम्हें ये बोलने से पहले अपनी स्वॉर्ड निकालना जरूरी था। तभी तालिया के फादर नॉक्स कहता है कि तुम्हें प्यार हो जाएगा। नॉक्स ये सुने हैरान हो जाता है। तालिया के फादर आगे कहता है कि अगर तुम्हें अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो जरूर तुम ऐसा करोगे क्योंकि तालिया इसी तरह की लड़की है। नॉक्स सोचता है कि लॉर्ड रोबरे को पहले से ही सब कुछ पता है। वो जानता है कि मैं अभी भी उसकी बेटी से प्यार नहीं करता पर मेरा मन अभी भी अनस्टेबल है। ये बताना और ये पक्का करना कि तालिया का दिल ना टूटे, मुझे ये कहानी को आखिर तक देखना होगा। इसके बाद नॉक्स सभी से कहता है कि सभी लोग जमा हो जाओ और जाने के लिए तैयार हो जाओ। तालिया तुम भी एकेडमी जाने के लिए तैयार हो जाओ। तालिया कहती है ठीक है। इसके बाद सीन काट होता है अगली सुबह। देखते एकेडमी को, देखते प्रोफेसर रेस को जो कि काफी खुश लग रहा था। वो कहता है कि मेरे टॉप डिसाइपल नॉक्स तुम फाइनली वापस आ गए। तुम्हारे साथ बात करने के लिए मेरे पास कितने सारे टॉपिक है। मैंने पिछले कॉन्फ्रेंस में एक पेपर को प्रोजेक्ट किया था और उसका रिजल्ट अभी अभी आया है। नॉक्स उस सारे पेपर को देखते हुए कहता है कि प्रोफेसर आप बिल्कुल ही नहीं बदले। और नॉक्स मन ही मन बताता है कि अब शुरू होता है मेन स्टोरी का दूसरा चैप्टर। आने वाले काले बादलों के लिए मुझे हर तरीके की क्लासें लेनी पड़ेगी क्योंकि इनर लुनेटिक की जड़ ही एकेडमी की रूट है। अपने स्टेट को बढ़ाने के लिए अब से मुझे नर्क जैसे क्लासेस झेलनी पड़ेगी और जितना जल्द हो सके मुझे अपने यूनिट को एकेडमी में इनरोल करना पड़ेगा। प्रोफेसर आगे कहता है कि वैसे हमारे पेपर की अनाउंसमेंट के साथ साथ एक और खबर सुन के तुम चौंक जाओगे। ड्वार्फों ने कम्युनिकेशन के जरिए हमसे कांटेक्ट किया है। ये सुन नॉक्स वो सच में थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या ड्वार्फ? नॉक्स बताता है कि ड्वार्फ इस फैंटेटिक गेम की दुनिया में इनर लुनेटिक में तरह तरह की जातियां होती है जैसा सोचा था। उनमें से ड्वार्फ अपने जबरदस्त हथियार बनाने के लिए फेमस है। प्रोफेसर रेस बताता है कि और सरप्राइज की बात यह है कि सेक्टर 4 एकेडमी के कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट पर वहाँ पर पहले ही बहुत सारे ड्वार्फों ने अपनी अपनी दुकानें खोल ली है। वो हमारी रिसर्च की मदद से अब वो मॉन्स्टर की मटेरियल्स को निकाल सकते हैं और उसका यूज आर्टिफैक्ट बनाने के साथ साथ वेपन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके बाद हमें नॉक्स को दिखाया जाता है जो कि मन ही मन काफ़ी खुश लग रहा था क्योंकि क्राफ्टिंग और एनहांसमेंट सिस्टम अनलॉक हो गया है। इसके बारे में सोचूं तो लग 10 बिल्कुल ही बेकार लग रहा था, लेकिन अब मैं फील कर सकता हूं अब मुझे रेंज कर्स को लेके झेलना नहीं पड़ेगा और मैं अब सच में गियर से फ़ायदा उठा पाऊंगा। लाविया नॉक्स कहते हैं कि अब की पेपर की वजह से सेक्टर 4 पूरी तरह से बदल गया है। लगता है कि आखिरकार आप मैच्योर हो गए हैं। आपको सर्व करने वाले के तौर पर मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। नॉक्स ये सुन के कहता है कि क्या ऐसा है? अब तो तुम मेरी चिंता भी नहीं कर रही। और मनी मन कहता है कि ये सुनकर अच्छा लगा, अब तुम्हारा चेहरा भी हल्का चमक रहा है। इसके बारे में सोचूं अगर मैंने उसे नहीं बचाया होता तो लाविया के साथ अंत में बहुत बुरा होता। और नॉक्स इसी तरह सोचते सोचते एक वर्कशॉप के पास पहुंच जाता है। नॉक्स कहता है कि क्या वहाँ कोई है? हम देखते हैं वहाँ पर एक ड्वार्फ काम कर रहा था। वो नॉक्स की बातें सुन कहता है कि कौन है? नॉक्स उसकी बातें सुन हैरान हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी रूड तरीके से बोला होता है। नॉक्स कहता है हे ड्वार्फ मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एक इक्विपमेंट्स बनाना है। वो ड्वार्फ कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम पहले नोवेल के बच्चे हो जो तुम यहाँ पर आए हो? क्या तुम्हें लगता है कि वेपन वो कमांड देते हैं और हवा से निकल आते हैं? तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारे पास कुछ मटेरियल भी नहीं होगा। तभी नॉक्स एक पाउच में से बहुत सारे मटेरियल्स निकाल देता है जिसे देख वो ड्वार्फ भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतने सारे रेयर मटेरियल्स और वो भी इतनी क्वांटिटी में। और आर्सन उन्हें अंदर आने के लिए कहता है और कहता है कि हाँ और मेरा नाम ड्वार्फ नहीं है, मेरा नाम आर्सन है। इसे याद रखना, हमारी जाति से हमें बोला ना, इसे बहुत डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। लेकिन नॉक्स तो नॉक्स है। वो कहता है कि समझ गया ड्वार्फ। लाविया भी हैरान हो जाती है नॉक्स के मुँह से ड्वार्फ नाम सुनते ही। यहाँ तक कि उस ड्वार्फ की आंखें भी चमक जाती है और वो गुस्से से कहता है बिल्कुल सही, तुम मुझे चाहे बदसूरत बोलो चाहे नाटा दाढ़ी वाला बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपने मुंह से आग निकालने लगता है। नॉक्स उसे देख मन ही मन कहता है हा वो अभी भी ऐसा ही है जैसे मुझे याद है, मैं उसी से मिलना चाहता था। रोस्टिंग के लिए वो सबसे अच्छी जाती है, इनका रिएक्शन बहुत अनोखा होता है और इनपुट मैक्सिमम गेम में भी कई प्लेयर्स अभी तक उनके नाम से ही बुलाते हैं, इसी वजह से वो थोड़ा मजाकिया होते हैं। तभी नॉक्स कहता है कि बहुत हुआ मजाक आर्सन, मैं जानता हूँ कि मैं इस वर्कशिप में आने वाला पहला स्टूडेंट नहीं हूँ। आर्सन कहता है लेकिन तुम मटेरियल को लाने वाले दूसरे पर्सन हो। नहीं रुको, तुमने मुझे अभी क्या बोला? तभी लाविया आगे आती है और कहती है कि आर्सन हमारी यंग मास्टर एक समझदार इंसान है, जो पहले हुआ वो बस एक मजाक था। तभी आर्सन कहते हैं कि जवान बच्चे शायद तू इतना बुरा भी नहीं है, आखिर तू किस घराने से है? नॉक्स कहता है रेनेफर हाउस। ये सुन के आर्सन वो हैरान हो जाता है। वो कहते हैं क्या तुमने अभी क्या कहा? रेनेफर हाउस। और अगले ही पल आर्सन अपना एटीट्यूड बदल देता है और कहता है कि तुम किस तरह का इक्विपमेंट्स बनाना चाहते हो? नॉक्स कहता है कि अचानक से एटीट्यूड बदल गया, क्या कुछ गलत है? आर्सन कहते हैं नहीं नहीं मैं तो हमेशा से ऐसे ही बात करता हूँ। नॉक्स मनी मन बताता है कि इसका कारण है आर्सन का बिहेवियर 180 डिग्री तुरंत बदल जाना। कुछ साल पहले मेरे फादर थियो वन रेनेफर ने उस वार को खत्म किया जो ड्वार्फ किंग ने शुरू किया था। उन्होंने ड्वार्फों को पूरी तरह से हरा दिया। कहानी में अभी तक ये रिवील नहीं हुआ, लेकिन आर्सन उसी ड्वार्फ का वंशज है, तो जाहिर है रेनेफर हाउस का नाम सुन के वो ऐसा रिएक्ट देना ही है। और अगले ही पल नॉक्स एक ब्लूप्रिंट को निकालता है और कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलो आगे बढ़े, क्या तुम इस तरह के आर्मर को बना सकते हो? आर्सन उस ब्लूप्रिंट को देख हैरान हो जाता है। उसमें जो मटेरियल्स लगने वाले थे उसका नाम भी सुन के हैरान हो जाता है। 2 ग्रिफिन का दिल, वंड को मैक्सिमाइज करने वाले 3 पंख और स्पीड के लिए आयरन गोलम का कोर और भी कुछ मटेरियल है जिनके बारे में हमें नहीं बताया जाता है। आर्सन उन्हें
देख कहता है कि इमेजिंग, दिमाग लगाने वाला ड्रॉप भी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। नॉक्स मनी मन कहता है कि ऑफ कोर्स ये मेरी कस्टम बिल्ट एनहेंस आर्मर है, इसे पहनने के साथ मेरी एजिलिटी बढ़ाने के साथ मेरी टाइम ऑफ जीनियस भी 10 मिनट तक बढ़ा देती है। आर्सन पूरा जोश में था, वो कहता है कि ठीक है चलो और देर नहीं करते और इसे अभी बनाते हैं। तभी वहाँ कोई आता है और कहता है कि 1 मिनट रुको, ड्रॉप नंबर 1 माफ़ करना। ड्रॉप और नॉक्स वो पीछे पलट के देखते, वो देखते कि ये एलेनो होती है। एलेनो कहती है माफ़ करना ड्रॉप नंबर 1, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। रेवेलना मेर्चेंट ने सबसे पहले तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये सुन के वो ड्रॉप भी हैरान हो जाता है, उसे याद आ जाता है। नॉक्स उसे देख कहता है एलेनो, वो ड्रॉप आई मीन आर्सन, वो कहता है लेकिन मैं इस आइटम को बनाने वाला पहला क्राफ्टमैन बनना चाहता हूँ। एलेनो कहती है लेकिन क्या तुमने मेरे फादर से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है? और एक बात, क्योंकि हमने तुम्हें बल्क में ऑर्डर दिया है, तुम हमारे ऑर्डर से पहले तुम दूसरे का ऑर्डर नहीं ले सकते, ये तुम्हारे लिए थोड़ा बुरा है। आर्सन तो अपना सर ही पकड़ लेता है। नॉक्स सोचता है ओरिजिनल स्टोरी में तो ड्रॉप से कॉन्ट्रैक्ट इतनी जल्दी नहीं होना था, क्या ये मेरे बीच में आने से छोटे मोटे बदलाव का बटरफ्लाई इफेक्ट है? इसके बाद हमें आर्सन का बेसिक इंफॉर्मेशन बताया जाता है। नाम आर्सन, जेंडर मेल, एज 24, रेस ड्वार्फ, एलिमेंट अर्थ, अचीवमेंट डायरेक्ट रॉयल ब्लड लाइन ऑफ द ड्वार्फ किंगडम। इसके बाद ट्रेट बताया जाता है। सबसे पहले पॉजिटिव ट्रेट, आर्टिफैक्ट क्राफ्टिंग जीनियस, हैंडवर्क जीनियस और वगैरह वगैरह, बस वही सब बेसिक इंफॉर्मेशन होता है। अगले ही पल आर्सन को देखते हैं जो कि एक्टिंग करते हुए कहता है कि अरे मैं तो इसे भूल ही गया था, इसे गलत मत समझना, हमारी जाति बहुत इंटेलिजेंट होती है। नॉक्स उसकी एक्टिंग को देख मन ही मन कहता है कि वो सच में एक बेवकूफ़ ड्वार्फ है। लेकिन आर्सन के बिना, जिसके पास आर्टिफैक्ट क्राफ्टिंग जीनियस है और हैंडवर्किंग जीनियस है, उसके बिना मैं इक्विपमेंट्स को नहीं बना सकता। तभी एलेना नॉक्स से कहते हैं कि लगता है नॉक्स तुम इस ड्वार्फ को एक इक्विपमेंट्स बनाने का काम देना चाहते हो। नॉक्स मन ही मन बताता है कि एलेनो की नज़र इतनी तेज है कि वो तुरंत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को पहचान लेती है। उसे ऐसे स्किल में बहुत इंटरेस्ट है जो सोने की तरह चमकती है। लेकिन नॉक्स के टैलेंट के बाद भी उसके लिए उसकी नफरत कभी कम नहीं हुई। और नॉक्स एलेनो से कहता है कि हाँ तो क्या हुआ? एलेनो कहते हैं कि तो चलो इसके बारे में हम बात करें। मैंने सुना है कि नॉक्स मर्चेंट ने बल्क में मॉन्स्टर का सामान लाया है, वो हमें बेच दो, बदले में मैं तुम्हें एक इक्विपमेंट्स बनाने का मौका दूंगी। नॉक्स ये सुन के हैरान हो जाता है। वो मन ही मन कहता है कि नॉक्स मर्चेंट अब ये क्या बकवास है, कहीं किरण फिर से बिना ऑर्डर के अपने मन से ही तो काम नहीं कर रहा। लेकिन छोड़ो, ये अभी के लिए रिलीफ की बात है। और नॉक्स एलेनो की तरफ देखता है, वो कहता है ऊपर से वो शांत दिख रही है, लेकिन असल में उसके पास अभी तक सामान नहीं आया, बस पहले से ही उसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये शुरू से ही ठीक नहीं लग रहा था। और नॉक्स बताता है कि लगभग सभी मॉन्स्टर मटेरियल्स अर्ली और मिड गेम में चेडस से ही आते हैं, और रेनेवर के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में तो एलेनो के लिए बड़े लेवल के इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करना वैसे भी पॉसिबल नहीं था। और नॉक्स एलेनो से कहता है कि चलो बैठो, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हमें बात करना है, और आर्सन तुम भी आओ। एलेनो वो हैरान हो जाती है, वो कहते कि रुको, क्या तुमने उस ड्रॉप का उसका नाम लेके बुलाया? इसके बाद वो सभी लोग एक जगह बैठ के बातचीत करने लगते हैं। सबसे पहले एलेनो कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने मर्चेंट का नाम खुद के नाम पर रख दोगे, और यहाँ तक कि तुमको मर्चेंट के इतनी आसानी से अप्रूवल भी मिल गया। नॉक्स कहता है कि बस ऐसे ही हो गया। एलेनो कहती है मैंने ये कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम पूरे चेडस रीजन को जीतने के बाद खुद की एक मर्चेंट को भी ऑन कर लोगे। लगता है कि मेरी मर्चेंट वाली इंफॉर्मेशन जमा करने वाली स्किल अभी भी इम्प्रूव करना बाकी है। नॉक्स उसकी बातें सुन मन ही मन कहता है ये तो बस तुम्हारी सोच है। एलेनो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। रेवेलना मर्चेंट मार्केट में तुमने जो मॉन्स्टर की मटेरियल्स को लिस्ट में डाला है उसे खरीद लेगी। ऑफकोर्स हम पूरा पैसे देंगे, हमारा हुनर दांव पर है। नॉक्स सोचता है जहाँ तक प्रॉफिट की सवाल है, एलेनो किसी भी चीज़ में पूरी पेशेंट के साथ कूद पड़ेगी। वो प्यार जो अपने अमीर फादर से कभी नहीं पाई। वो धीरे धीरे बदल गए। ज़्यादा पाने के चाहत, लोगों को रिसोर्सेज से कंट्रोल करने के, हिला देने की आदत ने वो कई तरीके की ट्रेजिक कैरेक्टर बनी। और ये मदद नहीं करता कि नॉक्स से बड़े ट्रॉमा से वो गुजरी है, लेकिन यह सोच के मैं कभी भी सारे मॉन्स्टर मटेरियल्स को एक ही फैमिली को नहीं बेचूंगा। अगर एक ही फैमिली सारे रिसोर्सेज पर मोनोपोली कर लेती है तो बाकी की फैमिली के लिए आर्टिफैक्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा और उनका ग्रोथ स्लो हो जाएगा। अगर मुझे पैसे की दिक्कत होती तो मैं सारे मटेरियल्स को रेवेलना कंपनी को बेच देता, लेकिन अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है मेरे कैरेक्टर के एवरेज ग्रोथ स्टेट। इसलिए चेडस से वापस आने से पहले मैंने ग्रेन को कहा था कि एक ही फैमिली को बहुत सारे मटेरियल्स मत बेचना, हर बार सिर्फ छोटे अमाउंट में ही बेचना, कभी भी एक फैमिली को मोनोपोली मत करने देना। उनके ट्रेड शेयर को 15% से नीचे रखना। अगर ज़्यादा आर्टिफैक्ट फैलता है तो ज़्यादा लाइफ को बचाया जा सकता है। और तीसरे चैप्टर में ज़्यादा कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो रेवेलना मर्चेंट के साथ स्टोरी लाइन ज़्यादा मदद साबित होगी। और प्रेजेंट में देखते हैं नॉक्स को, वो एलेनो से कहता है कि हम सब कुछ मार्केट में नहीं डाल सकते, 15% से ज़्यादा देना यह पॉसिबल ही नहीं है। एलेनो कहते हैं कि क्यों? मुझे पहले से ही पता है, तुमने चेडस में वेयर हाउस में बहुत सारे मॉन्स्टर मटेरियल्स को स्टोर किया है, थोड़े अमाउंट को बढ़ा के बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉक्स कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं ये पैसे के लिए नहीं कर रहा। एलेनो कहते हैं तुमने चेडस में बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा है, तुम्हारा गोल पैसा नहीं है तो क्या है?
है। नॉक्स कहता है पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, तुम अभी तक इसे नहीं समझ पाई होगी। एलेनोर कहती है सच कहूँ तो तुम जिसे मैं जानती हूँ तुम बहुत बदल गए हो, अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारा ग्रैंड प्लान क्या है। और थोड़ी सीरियस हो जाती है। वो कहते हैं कि तुम नहीं नॉक्स वन रेनेफर, असल में तुम क्या चाहते हो। नॉक्स कहता है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। एलेना कहते हैं क्या मुझे ये जानने की जरूरत नहीं। नॉक्स कहता है कि अगर तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करती हो तो तुम चाहे जो करो, इसमें 3 महीने लगेंगे या मैं किसी और को भी खोज लूँगा। और मनी मन कहता है कि माफ़ करना लेकिन ये एक ऐसा गेम है जिसे मैं हार नहीं सकता। एलेनोर को नहीं पता कि मैं असलान के जरिए उस आर्मर को खुद बना सकता हूँ। मर्चेंट नेगोशिएशन में एडवांटेज वही लेते हैं जिसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। एलेनोर समझ गई होगी और उसका जवाब पहले से ही तैयार हो गया होगा। एलेनोर कहते हैं कि ठीक है, मैं 15% से खरीद लूँगी और प्रोडक्शन ऑर्डर को भी छोड़ दूँगी। वैसे भी हम बिना मटेरियल्स के कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये सुन आर्सन खुश हो जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब है कि तुम उसका मुझे गियर बनाने दोगी। एलेनोर कहते हैं कि बिल्कुल, ड्रॉप नंबर 1 प्लीज़ हमारे क्लाइंट का ऑर्डर बनाना शुरू करो। ये सुन के आर्सन वो जोश में आ जाता है। वो कहता है कि मेरी स्पिरिट हुआ जाग गई। और नॉक्स कहता है कि अब तुम क्या कर रहे हो, अब सीधे क्राफ्टिंग टेबल पर आओ। नॉक्स कहता है कि रुको, पहले थोड़ी देर के लिए प्रोडक्शन को रोको। और वो क्रिस्टल को निकालता है और कहता है कि प्रोडक्शन शुरू करने से पहले मुझे एक इक्विपमेंट्स को एनहेंस करना है। आर्सन उस जेमस्टोन को देख हैरान हो जाता है। वो कहता है कि एनहेंसमेंट क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है। ये एक रेयर ब्लू जेम है जो मॉन्स्टर हंटिंग में बहुत कम ड्रॉप होता है और बहुत सारी बातें बताया जाता है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये एक ऐसा क्रिस्टल है जिसका यूज़ करने के साथ कोई भी इक्विपमेंट्स का पावर वो बढ़ जाता है। और आर्सन लाबियो को कहता है कि हे, अपने यंग मास्टर को अगर उसका हाथ फिसल गया तो क्रिस्टल टूट जाएगा, तब ये बहुत बुरा होगा। लाबियो कहती है कि चिंता मत करिए, हमारा यंग मास्टर एक ट्रू जेंटलमैन है। मुझे यकीन है कि उनके पास एक प्लान है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। एलेनोर अपना मुंह मोड़ लेती है और कहते हैं कि जेंटलमैन। नॉक्स भी कुछ नहीं कहता और वो एक कपड़े को निकालता है और कहता है कि फाइनली वो टाइम आ ही गया, वो मोमेंट जो काउंटलेस गेमर को न्यूबी से लेकर वेंटिला तक हंसने और रोने पर मजबूर कर देती है। इक्विपमेंट क्राफ्टिंग और इन्वेस्टमेंट। और वो आर्सन को देता है और कहता है कि लो इसे शुरू करो। आर्सन उस कपड़े को लेता है और कहता है ये तो एल्डेन एकेडमी का यूनिफॉर्म है, क्या इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट क्रिस्टल काफ़ी होना चाहिए। नॉक्स कहता है कि नहीं, 100 इन्वेस्टमेंट क्रिस्टल। ये सुन के आर्सन के मुंह फट जाता है। वो कहता है क्या तुमने अभी क्या कहा, 100 इन्वेस्टमेंट क्रिस्टल। यहाँ तक कि एलेनोर भी हैरान हो चुकी थी। वो नॉक्स कहते हैं क्या तुमने अभी 100 कहा, तुम स्कूल यूनिफॉर्म पे इतने सारे इन्वेस्टमेंट क्रिस्टल का यूज़ करना चाहते हो, तुम्हारे लिए एक नीबी फॉर्म मर्चेंट के पास इतने सारे स्टॉक कैसे हो सकता है। नॉक्स उसके बातों पे ध्यान नहीं देता। वो आर्सन से कहता है कि मैं पूरा पैसा दूंगा तो प्लीज़ इसे लगातार एनहेंस करते रहो आर्सन अपने हथौड़े को निकाल लेता है। वो कहता है कि अगर तुम बोल रहे हो तो ठीक है, और वो अपने हथौड़े के साथ उस यूनिफॉर्म पे इन्हेंसमेंट क्रिस्टल के साथ मारता है जिससे एनहेंसमेंट प्लस हो जाता है। लाबिया और एलेनोर इसे देखते रह जाते ही असलान एक और इन्हेंसमेंट देता है जिससे +2 हो जाता है। लेकिन आर्सन यही नहीं रुकता, वो एक और इन्हेंसमेंट क्रिस्टल को एल्डेन एकेडमी के यूनिफॉर्म पे मारता है जिससे एनहेंसमेंट +3 हो जाता है। आर्सन उस यूनिफॉर्म को दिखाते हुए कहता है क्या तुमने इसे देखा, ये सक्सेस रहा, ये कितना शानदार नज़ारा था। नॉक्स कहता है कि अभी 97 बाकी है। आर्सन को समझ में नहीं आता। नॉक्स और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट क्रिस्टल निकालता है और कहता है अभी भी बहुत कुछ बाकी है, इसे जारी रखो आर्सन। ये सुन आर्सन वो अपने काम को दोबारा शुरू कर देता है। उसके पसीने छूट जाते हैं लेकिन वो लगभग अपने काम को कंप्लीट कर देता है और नॉक्स को एक नोटिफिकेशन आती है, एल्डेन एकेडमी के यूनिफॉर्म पर 15+ इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रहा। और आर्सन उसे देख खुश हो जाता है। वो कहता है ये एक मास्टरपीस है, क्या इन्वेस्टमेंट इतना आसान होता है। यंग मास्टर तुम बहुत लकी हो। नॉक्स मनी मन कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता होगा क्योंकि तुम लोग इस गेम सिस्टम को नहीं समझ पाते। आर्सन की जीनियस स्किल और मेरे लक 10 की स्टेट की वजह से +7 एनहेंसमेंट होना गारंटी है। उसके बाद हर एक लेवल पर सक्सेस रेट 5% से गिर जाता है और फाइनल लेवल +25 सक्सेस रेट सिर्फ 1% से रहता है। ऑफ कोर्स ये सिर्फ टॉप टायर के आर्टिफैक्ट के लिए है, ऐसे एकेडमी यूनिफॉर्म जैसी चीज़ के लिए +15 ही मैक्स है। यानी दूसरे शब्दों में ये एक फुल्ली एनहेंसमेंट यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म को मैक्स करना सच में वर्थ है क्योंकि अक्सर मैं इसका यूज़ करूँगा। सिर्फ इसे पहन के ही मेरी फिजिकल मैजिक अटैक लगभग 30% से बढ़ जाती है। नॉक्स को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, प्लेयर मैक्स एनहेंसमेंट तक पहुँच गए हैं। बोनस के तौर पर प्लेयर के लिए एक्स्ट्रा स्लॉट अनलॉक किया जाता है। ये सुन के नॉक्स खुश हो जाता है। वो कहता है कि बहुत ही बढ़िया, अब मैं एक और स्किल को एक्वायर कर सकता हूँ। तभी आर्सन कहता है मैंने इतने टाइम से इतना थ्रिल फील नहीं किया था। नॉक्स कहता है कि कहीं तुम यहीं तो नहीं रुकने वाले हो आर्सन, सिर्फ एक यूनिफॉर्म को एनहेंस करके कहीं तुम थक तो नहीं गए। आर्सन को कुछ समझ में नहीं आता तो नॉक्स एक आइटम को निकालता है जिसे देख आर्सन कहता है कि वो इतना महंगा दिखने वाला आइटम क्या है। एलना उसे देख हैरान हो जाती है। नॉक्स मनी मन कहता है कि एलना तुमने इसे पहचान ही लिया होगा, यह है ग्रेट सेज अल्टीमेट ऑफ जो मैंने तुम्हारी आर्मरी से निकाला था।
इसके बाद नॉक्स उस ऑर्ब को आर्सन को दे देता है ताकि वो उसे एनहेंसमेंट कर सके। आर्सन भी उस ऑर्ब को ले लेता है और अपने हथौड़े को उसमें मार के उसे एनहेंस कर देता है। आर्सन ने उस पर कम से कम 10 एनहेंसमेंट क्रिस्टल का यूज किया था। वो काफ़ी खुश हो जाता है। वो कहता है कि आज मैंने इस हैमर से कितने सारे सक्सेस एनहेंसमेंट किया। आहा, ये थ्रिल, आप कमाल के हो यंग मास्टर। लावे कहते कि आज का लक सच में ब्लेसिंग है, लेकिन यंग मास्टर आप लक पर भरोसा करके अपनी फ्यूचर पर गैम्बल तो नहीं करोगे। नॉक्स हंसते हुए कहता है कि हाँ, ये बुरा आइडिया नहीं लगता। लावे कहते कि नहीं यंग मास्टर, ये बस बिगनिंग लक है, गैम्बल से आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। आर्सन कहता है यंग मास्टर और भी ट्रेजर है, लगता है कि मैं आज दुनिया की हर चीज़ को एनहेंस कर सकता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ एलेना वो काफ़ी चिड़ी हुई थी। वो कहती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे तुम इतनी कीमती चीज़ को बिना हेजिटेशन के एनहेंस कैसे कर सकते हो। नॉक्स उसे देख मन ही मन कहता है कि उसका ऐसा चेहरा देखना मुझे सच में पसंद आया। ये तुम्हारी पनिशमेंट है मुझे हर दिन पढ़ने की कोशिश करने के लिए। और नॉक्स एलेना से कहता है कि क्या तुमने मुझे वो आइटम नहीं दिया था, मैं उसके साथ क्या करता हूँ ये मेरा चॉइस है। अगर तुम्हारा काम यहाँ ख़त्म हो गया है तो यहाँ से चली जाओ, मुझे और भी आर्सन के साथ आर्टिफैक्ट के बारे में बात करना है। और मनी मन कहता है कि ये सांप है, मैं अभी भी एलेना को अपना एलाई नहीं कह सकता। मैं उसे वैसे शामिल नहीं कर सकता जैसे मैंने तालिया और दूसरे को किया था, लेकिन मेरा ये भी इरादा नहीं है कि मैं उसे अपना दुश्मन बनाऊं। उसका रेवेलना मर्चेंट ग्रुप अकेली न्यूट्रल फैक्शन है जो फाइनल रूट में अपना फेवरेबल साइड चुनेगी। किसी दिन मुझे अपनी वैल्यू उन्हें साबित करनी पड़ेगी और उन्हें जीतना होगा, लेकिन अभी ये टाइम नहीं है। एलेना कहती है ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम्हारा बिजनेस सुनना ये अनकंफर्टेबल है। लाविया एलेना के पास जाती है और कहती है कि लेडी एलेना, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। लाविया, तुम्हारा नाम लाविया है ना, मेरे सामने ऐसा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊँगी। नॉक्स उसे देख सोचता है कि वैसे उसके पास विजीनियस एक्टिंग ट्रेट है, शायद लाविया की एक्टिंग ने उसके सस्पेंस को बढ़ा दिया होगा। जितने मैं उसे देखता हूँ उतना ही वो गोल्डन फॉक्स के नाम पर फिट बैठती है। इसके बाद वो आर्सन से कहता है कि चलो अब हम आर्टिफैक्ट के बारे में सीरियसली बात करें। आर्सन कहता है कि ऑफकोर्स मैं आर्सन तुम्हारे मटेरियल से एक मास्टरपीस को करप्ट करूंगा। तभी नॉक्स अपने ब्लैक शॉर्ट को निकालता है और कहता है कि लेकिन उससे पहले क्या मैं एक चीज़ के बारे में पूछ सकता हूँ। और अपने मन ही मन कहता है कि मैं इनर ल्यूनिटी का एक वेंटरन होने के बाद भी कभी भी मैंने पहले पेट्रियज के स्वॉर्ड को नहीं देखा था। और वो आर्सन को स्वॉर्ड दिखाता है और कहता है कि ये वो स्वॉर्ड है जो मेरे फादर ने मुझे पास डाउन किया है। ये अनक्यूवाइज स्वॉर्ड है जो मेरे वर्ल्डली माना को एब्जॉर्ब करता है और एक्सप्लोसिवली इसे बाहर निकालता है। मैं इस स्वॉर्ड के बारे में जानना चाहता हूँ। अरसलान उस स्वॉर्ड को लेता है और कहता है कि मुझे इसे करीब से देखने दो। आर्सन उस स्वॉर्ड को करीब से देखता है और कुछ नोटिस करता है और कहता है कि यंग मास्टर, क्या आपने कभी भी व्हाइट ड्रैगन नाम के बिंग के बारे में सुना है। नॉक्स कहता है क्या व्हाइट ड्रैगन। आर्सन बताता है बहुत पहले इन्हें आसमान का रूलर माना जाता था, लेकिन अब यह पूरी तरह से गायब हो गए हैं, इसे दोबारा किसी ने भी नहीं देखा। नॉक्स सोचता है कि व्हाइट ड्रैगन, मैंने इनर ल्यूनिटी को बहुत बार खेला है, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना नहीं देखा है। आर्सन उस स्वॉर्ड को देख के बताता है कि लगता है कि इस स्वॉर्ड को व्हाइट ड्रैगन के स्केल से फोर्ज किया गया था और निशाने को देख के लग रहा है कि इसे हमारे किसी ड्वार्फ इंसेक्टर ने बनाया था। नॉक्स सोचता है कि यह स्वॉर्ड मेरे सोच से भी कमाल का है, ऐसे मटेरियल के साथ सिर्फ ड्वार्फ ही इसे बना सकता है। आर्सन कहता है लेकिन करीब से देखने पर लग रहा है कि ये स्वॉर्ड की कंडीशन बहुत ख़राब है। इतने रेयर मटेरियल से बनी स्वॉर्ड का एज अगर क्लिप्ड है तो जरूर किसी खतरनाक बैटल में इसका यूज किया गया होगा। नॉक्स उस स्वॉर्ड को वापस ले लेता है और कहता है कि थैंक यू इसे चेक करने के लिए आर्सन। और मनी मन कहता है कि इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। जब तक मेरे पास मौका है मुझे इसकी जांच शुरू कर देना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। थियो ने मुझे ये स्वॉर्ड क्यों दिया और पहले पेट्रेज और वो व्हाइट ड्रैगन और वो बैगनी आंखों वाली एंजल, मुझे सबके बारे में पता लगाना होगा। इसके बाद सीन कट होता है एल्डेन एकेडमी की तरफ। हम देखते हैं प्रोफेसर को जो कहता है कि सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं ना। हम देखते हैं ये प्रोफेसर टकला होता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं खुद को दोबारा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं इंस्ट्रक्टर वर्नन हूँ और अब से मैं तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप सिखाऊंगा। आज से मैं तुम्हें लेक्रिन इंपीरियल स्वॉर्डमैनशिप के बेसिक सिखाऊंगा। ये टेक्निक स्विफ्ट, फास्ट, पेस्ट और पैसिव स्ट्राइक के पॉइंट पर फोकस करती है। तुम इसे देख के ही यकीन करोगे, इसलिए मैं लाइव डेमो के लिए कुछ ट्रेनिंग को सिलेक्ट करूंगा। और वर्नर नॉक्स की तरफ इशारा देता है और कहता है कि सादे वाल और तुम तीनों आगे आओ। और वो तालिया को कहते हैं कि लाल बल, तुम दोनों बदमाश से ज़्यादा डिसेंट लग रही हो। तालिया बेचारी वो कुछ नहीं कहती, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। फिर वो तीनों एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। वर्नर सोचता है कि मैंने खुद से उन्हें बुलाया, लेकिन सच में वो डरावने हैं। पहला पैरालेस वो जीनियस जो कि स्वॉर्डमैनशिप में कॉमनर्स के बीच में तूफान मचा रहा है। दूसरा तालिया, एस्टेल्ना हाउस की दूसरी बेटी, अपनी बहन के साइड में छिपी लेकिन एक अनमैच्ड टैलेंट। और एक जीनियस जो कि 3 डार्क हाउस में से एक हाउस में जन्मा, फर्स्ट ईयर का टॉप रैंक स्टूडेंट नॉक्स वन रेनेफर। वो सभी के सभी टैलेंट से भरे हुए हैं। और वो दूसरे स्टूडेंट से चिल्लाते हुए कहते हैं कि दूसरे ट्रेनिस एक भी मूव मिस मत करना, देखो कैसे मैं उन लोगों को पनिश करता हूँ जिनके पास सब कुछ है। और वर्नर उन तीनों से कहता है कि सब लोग एक साथ अटैक करो, तेजी से सीखने का बस एक ही तरीका है। तालिया और पैरालिसिस अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पैरालिसिस कहता है कि ये सुनने में मजेदार लगता है।
वर्नर भी उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि हाँ पहले तू सादे बाल वाला, और वर्नर जाके नॉक्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नॉक्स बहुत आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। नॉक्स मन ही मन कहता है कि ये आवाज़ ऐसे नहीं लग रही है जैसे एक वुडन स्वॉर्ड के साथ लड़ाई हो रही है, लेकिन थियो के साथ फाइट के कंपेयर में ये कुछ भी नहीं है। तभी वर्नर नॉक्स को पीछे की ओर झटक देता है। नॉक्स अपने आप को जैसे तैसे संभालता है और अपने मन ही मन कहता है कि मुझे वार्म अप किए गए काफ़ी टाइम हो गया है, और नॉक्स अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि उसे रोकना थोड़ा मुश्किल होगा, भले ही वो गंजा है, और नॉक्स यूज करता है ब्लैक स्वॉर्ड फर्स्ट फॉर्म डार्क ब्लेड स्लैश। वर्नर वो थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन हैरान होने के लिए काफ़ी देर हो चुका था, क्योंकि नॉक्स के अटैक से उसका स्वॉर्ड वो उसके हाथ से ही छूट जाता है। नॉक्स सोचता है कि इतिहास के इंस्ट्रक्टर के खिलाफ ये काफ़ी अच्छा काम करता है, ये अभी भी सिर्फ एक इंटरमीडिएट स्किल है, लेकिन थियो के साथ स्पेयरिंग में काफ़ी फायदा दिया था। एक जीनियस ट्रेट वाले यूनिट की डिस्ट्रक्टिव पावर इमेजिनेशन से भी परे होती है। अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो वह नेचुरली पीक तक पहुंच जाएंगे और अचानक से नए इंसाइट को हासिल करेंगे और एक नई रिल्म को खोल देंगे। यही असली मतलब है जीनियस का इनर लुनाटिक में, यानी टैलेंट दैट शाइनिंग लाइक ए स्टार। लेकिन ऑफकोर्स टैलेंट लोगों को भी बचपन से गुजरना होता है, जैसे ये दोनों। और अगले सीन में देखते तालिया को, जो कि तेजी से जाते हुए वार्नर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वार्नर उसके अटैक को बहुत इजीली रोक लेता है और उसके पीछे पहुंच के तालिया के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तालिया झुक के उसके अटैक को डॉज कर लेती है। उतने में पैरालिसिस वार्नर के पीछे पहुंच जाता है। वार्नर उसे नोटिस कर लेता है और वो पैरालिसिस के अटैक को अपने अटैक से ब्लॉक कर देता है। पैरालिसिस वो वर्नर से थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है और तालिया भी। नॉक्स उन्हें देख बताता है कि वो लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, खासकर तालिया। उसका टैलेंट सिर्फ जीनियस स्वॉर्डमैनशिप फाइट है, लेकिन बाद में वो उन रेयर कैरेक्टर में से एक बनती है जो जीनियस टैलेंट वाले लोगों से भी स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं वर्नर को, जो कि थोड़े गुस्से में लग रहा था। वो कहता है कि इतने सारे टैलेंट, सच में क्या ये दुनिया उन लोगों को फेवर करती है जिनके सिर पे घने बाल होते हैं? स्पेशली वो इरिटेटिंग सादे बालों वाला लड़का जो कि काफ़ी रिलैक्स दिख रहा है। नॉक्स भी मन ही मन कह रहा था वार्नर को पता चल गया होगा कि मैं अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा था। यहाँ पर अपने सारे कार्ड दिखाना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि एल्डेन एकेडमी के अंदर अभी भी बहुत सारे खतरनाक यूनिट है जो अभी भी सामने नहीं आए हैं। वो डीमन के फॉलोवर्स है जो मेरे और मेरे यूनिट पर स्ट्राइक लगाने का मौका खोज रहे हैं। माफ़ करना प्रोफेसर वर्नर, मैं अपने फाइनल कार्ड नहीं दिखा सकता जिसका यूज मैंने सबसे बुरे सिचुएशन में करने के लिए रखा है। हम देखते हैं वर्नर को, जो कि नॉक्स से कहता है कि सादे बल, तू पहले से ज़्यादा ग्रो हुआ है। मुझे नहीं पता कि तुम पे क्या गुजरी है, लेकिन तुम्हारे रिफ्लेक्सेस पहले से काफ़ी अच्छा है। नॉक्स कहता है कि क्या ऐसा है? और रहा सवाल तुम दोनों का, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे मूवमेंट को कैसे पकड़ा और तुम्हारा अटैक लैंड क्यों नहीं हुआ? तालिया कहते कि वेल, मैंने साफ नहीं देखा, लेकिन लगता है कि एक पल में स्वॉर्ड आपकी गायब हो गई थी। पैरालिसिस कहता है स्टार्टिंग में आपका फोकस स्वॉर्ड के अलावा किसी और चीज़ पे था। वार्नर कहता है कि तुम दोनों ने सही नोटिस किया, अब एक्सप्लेन करो सादे बाल, मैंने उनकी मूवमेंट को कैसे गेस किया और उनके पीछे कैसे पहुंचा? नॉक्स कहता है कि क्योंकि प्रोफेसर आपने फुटवर्क का यूज किया। एक स्टूडेंट कहता है कि फुटवर्क ये क्या है? उसका बगल में एक लड़की थी, वो बताते हैं कि वो स्विंग मूवमेंट जिसका यूज स्वॉर्डमैनशिप में करते हैं। तीसरा स्टूडेंट कहता है कि फुटवर्क, फाइनली हमें कुछ अच्छा सीखने मिलेगा। उसका बगल में एक और स्टूडेंट था, वो कहता है कि हाँ, मैं थ्योरी लेसन को बार बार पढ़ के बोर हो गया था, पर मैंने सुना है कि दूसरे एकेडमी इसे सेकेंड ईयर में सिखाते हैं। वर्नर कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, नॉर्मली फुटवर्क इतनी कम उम्र में नहीं सिखाया जाता, लेकिन ये एल्डियन है, जबकि यहाँ पर सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं, तो हमें ट्रेनिंग सर्कम्स को बढ़ाना होगा। पहला स्टेप है बेसिक फुटवर्क, स्टेप ऑफ लाइट। जैसा कि इसका नाम से पता चलता है, ये फुटवर्क रॉयल फैमिली से ओरिजिनेट हुआ है। अभी ये सिर्फ बेसिक है, लेकिन इसे एनहेंस किया जाए तो तुम दूसरे फॉर्म के फुटवर्क को भी सीख सकते हो। स्टेप ऑफ लाइट सीखने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हारे ऑब्जेक्टिव स्किल को टेस्ट करूंगा, ये देखने के लिए कि तुम कितने आगे बढ़े हो। सीखने का पहला स्टेप है, छोड़ो सभी का एक एक करके टेस्ट लेना है, ये टाइम का बर्बादी होगी। इसलिए तुम इन तीनों में से किसी एक को चुनोगे जिसके साथ मैंने पहले स्पेयरिंग की है, और उनके साथ तुम लड़ोगे, ये देखते हुए कि ये तीनों कितने कैडेट को हरा सकते हैं। दूसरी तरफ क्या कैडेट इन जीनियस को हरा सकते हैं या नहीं? यानी दूसरे शब्दों में बोलो तो क्या तुम इन तीनों को स्टेट से गिरा सकते हो या नहीं? ठीक है, पहला कैडेट है तुम, लियोन बॉन मार्बस। उस पर्सन को चुनो जिसके साथ तुम लड़ना चाहते हो। लियोन कहता है लेकिन मैं स्वॉर्ड के साथ कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। वरना थोड़े गुस्से से कहता है कि चुप रहो और आगे आओ, क्या दुश्मन जादूगर को छोड़ देंगे? नहीं, बैटलफील्ड के अंदर जादूगर और हीलर सबसे पहले टारगेट होते हैं, इसलिए बहाना बनाना बंद करो और कम से कम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का तरीका खोजो। लियोन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो प्रोफेसर की बात मान जाता है और उदास मन से वो जाने लगता है लड़ने के लिए। पीछे से प्रोफेसर देखता है, ठीक है मैंने ये कहा, लेकिन मैं इसे फेयर बनाऊंगा, तुम्हें बस एंड तक अपने स्वॉर्ड का यूज करना है और तुम किसी भी तरह अटैक का यूज कर सकते हो। ये सुन लियोन कहता है कि अच्छा, तब मैं चुनता हूँ नॉक्स वन रेनेफर।
नॉक्स वो हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। लियोन कहता है कि अगर वैसे भी मुझे लड़ना है, मुझे लगता है कि तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। लेकिन नॉक्स उसे बीच में ही रोक देता है और वार्नर को कहता है वो तो स्वॉर्ड भी नहीं है। वार्नर भी नॉक्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है नहीं, ये स्वॉर्ड है, मैं इसे सेकेंडरी टूल मानूंगा। नॉक्स मन ही मन काफ़ी गुस्सा कर रहा था और वो लियोन से कहता है कि तुमने मुझे अपना ओपोनेंट क्यों चुना, क्या मैं तुम्हें इतना मिजरेबल दिखा। लियोन अपने नेक्रोमेंसर बुक को खोलता है और स्केलेटन को समन करता है और कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने सोचा बस तुम सबसे स्ट्रांग हो। लेकिन नॉक्स उसको दोबारा बीच में रोक देता है और इंस्ट्रक्टर को कहता है प्रोफेसर, सच में क्या आपने स्वॉर्ड ड्यूल में अनडेड को समन करने का परमिट दिए है उसे। वार्नर कहता है कि ऑफकोर्स मैंने उसे परमिशन दिया है। नॉक्स अजीब सा शक्ल बनाता है और कहता है कि और परमिशन देने का क्या कारण है। वार्नर गुस्से से कहता है क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है, तू परेशान करने वाला सादा बाल, तू बदमाश। ऑफकोर्स वो लियोन नाम का लड़का भी उतना ही परेशान करने वाला लड़का है, लेकिन स्पेशली तुम उन सभी कैडेट में से सबसे वर्स्ट हो जिन्हें मैंने कभी सिखाया है। तुम्हारे वो घने सादे बाल और अजीब आंखों का कलर और वो सुंदर चेहरा और पेयरिंग एटीट्यूड। और काफी गुस्से से कहता है कि तुम बेसिकली सभी आदमियों का दुश्मन हो। नॉक्स उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाता है। वार्नर कहता है कि अगर तुम समझ गए तो ड्यूल को स्टार्ट करो। नॉक्स भी लड़ने के लिए मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, जबकि तुमने मुझे चैलेंज किया है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम किस तरह के अटैक का यूज़ करते हो या नहीं, लेकिन जब मैं तुम्हें पीटूंगा तो रोना मत, लियोन बन मार्वस। तभी लियोन के स्केलेटन सोल्जर नॉक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। वार्नर उसे देख मनी मन बताता है मैंने उसे कहा था कि वो किसी भी तरीके के अटैक का यूज़ कर सकता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो अनडेड को ही समन कर देगा, जैसे कि एक डार्क फैमिली से उम्मीद थी। और उनमें से हर एक अनडेड कम से कम इंटरमीडिएट नाइट कैलिबर का है। इतने सारे बींग्स को समन करने के लिए, किसी भी रिस्ट्रक्शन को फ्रीली समन करने के लिए किसी के पास इनक्रेडिबल माना होना चाहिए। ऐसी पावर सिर्फ प्रिंसेस पेनेलोप आर्क एम्पायर के डायरेक्ट ब्लडलाइन के पास ही हो सकती है। हाउस मार्बर, जिसने टेरिटोरियल वॉर के दौरान नियर एनालिसिस से खुद को रिवाइव किया, एक हाउस होल्ड जिसे कभी एक यंग पेट्राज ने रूल किया था। ये ड्यूल शायद एक अनएक्सपेक्टेड पॉइंट की ओर फॉलो करे। नहीं, हाउस मार्बर्स एक टाइम पे रेनेफर और सेल्टेड के साथ तीनों ग्रैंड डार्क फैमिली में गिने जाते थे, लेकिन जैसे उनके डिक्लाइन के साइन दिखने लगे, लॉर्ड और नोबल धोखा देने और सीक्रेटली पीठ पीछे साजिश रचने लगे। इसी वजह से लियोन के फादर करून वॉन मार्वस को एग्जीक्यूट कर दिया गया और उनके तुरंत बाद ही वो टूटना स्टार्ट हुए। और ग्रेट टेरिटोरियल वॉर के बाद मार्वस हाउस वो तबाही में चला गया। उस दिन नेवी और जवान लियोन ने नोबिलिटी का असली चेहरा देखा और बाकी के एस्टोक्रेट ने उसे अलग अलग नजरिए से देखा। जीतने के खातिर उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसके हॉनर पर आंच आए या ना आए। वो हमेशा जीतने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता था, चाहे उसे कुछ भी सेक्रीफाइस करना ही क्यों ना पड़े। वही डिस्पिरेशन और तेज जजमेंट उसे लास्ट टेरिटोरियल वॉर में जीत दिलाने में मदद साबित हुई थी और उसने अपने घर को बचाया। अगर बात उसकी है तो सादे बाल को इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन वार्नर वो हैरान हो जाता है क्योंकि नॉक्स उन स्केलेटन सोल्जर को अपने स्वॉर्ड से बहुत आसानी से काटते जा रहा था। वार्नर को नहीं पता था हमेशा कोई ना कोई स्ट्रांग होता है। आसमान के ऊपर एक और आसमान है, जैसा हर टैलेंट के ऊपर एक और बड़ा टैलेंट एग्जिस्ट करता है, जिसे एक जीनियस कहते हैं। और वो जीनियस है नॉक्स बन रेनेफर। हम देखते तालिया को, जो कि नॉक्स को लड़ते हुए देख के अपने मन ही मन कहती है ये अलग है, नॉक्स की स्वॉर्डमैनशिप बिल्कुल ही अलग है। एक स्वॉर्ड डांस, ऐसा लगता है कि वो जीतने के लिए नहीं बल्कि सर्वाइव करने के लिए लड़ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं नॉक्स को, जो कि सभी स्केलेटन को काटते हुए वो लियोन की तरफ बढ़ने लगता है। लियोन भी हैरान हो जाता है नॉक्स को अपनी तरफ आते हुए, इसलिए वो नॉक्स से अटैक से बचने के लिए एक शील्ड बना देता है। नॉक्स उस शील्ड के ऊपर अपने स्वॉर्ड स्लैश मार देता है, जिससे उन दोनों का ही पावर वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। दूसरे स्टूडेंट देख इसे हैरान थे। एक स्टूडेंट कहता है ये कैसे हो सकता है, दूसरा स्टूडेंट कहता है कि उसने उसको ब्लॉक कर दिया। हम देखते हैं नॉक्स को, जो कि पीछे घसता हुआ आ जाता है। वो मन ही मन कहता है कि तो ये है लियोन की असली पावर, नेक्रोमेंसर। हम देखते हैं कि लियोन ने एक बड़े से स्केलेटन का समन किया होता है नॉक्स से अटैक से बचने के लिए। नॉक्स बताता है एक ग्रिमर जो हाउस मार्वस का था और वो लंबे टाइम से यूज नहीं हुआ था। उस टाइम जब रिटर्नर भी उसे छोड़ चुके थे, तब लियोन ने उस पावर को अवेकन किया और उसने फाइनल टेरिटोरियल वॉर में जीत दिलाई। ये सब हुआ था एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जिसका नाम ब्लैक लाइन मार्वस था। हम देखते हैं लियोन को, जो कहता है बहुत बढ़िया नॉक्स बन रेनेफर, लगता है कि मैंने गलत गेस कर लिया था। मैंने सोचा था इतना काफ़ी होगा तुम्हारे सामने खड़े होने के लिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। क्या मैं एक और मैच का रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? नॉक्स मनी मन कहता है कि वो बंदा सच में इंसेन है, इस लेवल के अनडेड को वो हैंडल कर रहा है। शायद मेरी पहली टेक्निक का यूज़ करके उसे रोकना मेरे लिए भी मुश्किल हो सकता है। और एकदम बैडस हो जाता है और कहता है लेकिन मैं इसी का इंतजार कर रहा था। मैं लंबे टाइम से एक वर्दी ओपोनेंट के खिलाफ इसका यूज करना चाहता था और हो सकता है कि वो राइवल लियोन ही है। तभी लियोन वो हैरान हो जाता है। वो कहता है ये क्या है, क्या वो अपनी मानव को सप्रेस कर रहा है? नहीं, वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ को ड्रेन कर रहा है। लेकिन क्यों? उसे तो इस फाइट में अपनी पावर को बढ़ानी चाहिए थी। मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन मुझे जल्दी उसके ऊपर अटैक करना होगा। और वो अपने बड़े से स्केलेटन के साथ नॉक्स के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन नॉक्स भी तैयार था और वो यूज करता है ब्लैक शॉट 8 सेकंड टेक्निक डार्क सेवरिंग फ्लैश और वो लियोन के स्केलेटन की तरफ एक स्लैश मार देता है, जिससे उस स्केलेटन के ऊपर एक ब्लैक
ब्लैक होल बनने लगता है और वो ब्लैक होल लियन के स्केलेटन को अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। वार्नर उस अटैक को देखते हुए कहता है इसमें कोई शक नहीं, वो स्वॉर्ड डांस ब्लैक स्वॉर्ड आर्ट की सेकंड टेक्निक है। कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर नहीं है जो कि सुप्रीम ब्लैक स्वॉर्ड आर्ट को ना पहचाने, लेकिन ब्लैक स्वॉर्ड आर्ट के सेकंड टेक्निक को सीखने के लिए किसी को इनफ एज पार करना जरूरी होता है। अगर कोई भी बहुत जल्दी ओवरविलिंग पावर को हासिल कर लेता है तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है, साथ ही इसे डायरेक्ट ब्लड लाइन नेचुरली इनहेरिट करते हैं। लेकिन फिर भी ये लड़का सिर्फ 15 साल की एज में सेकंड टेक्निक का यूज कैसे कर सकता है, वो भी एक लकड़ी के स्वॉर्ड से। हम देखते हैं लियोन को जो कि नॉक्स से कहता है कि तुम सच में अलग हो। नॉक्स भी कहता है कि अगर तुम चाहो मैं तुम्हें और भी क्रश कर सकता हूँ। लियोन अपने नीचे एक मैजिक का यूज करता है और कहता है कि प्लीज मैं तुमसे विनती करता हूँ। नॉक्स मन ही मन बताता है कि लियोन फ्यूचर में सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में से एक बनने वाला है इस दुनिया में जहाँ प्रोटैगनिस्ट नहीं है, अगर कंप्लीट स्पिरिट से मैं ही जलने वाला हूँ। देखते हैं नॉक्स के नीचे एक बहुत बड़ा स्केलेटन को जो कि उसको खाने ही वाला था। नॉक्स उसके ऊपर अटैक करते हुए आगे कहता है तो फिर मैं पैरालिसिस की तरह उसे भी वही आंसर दूंगा। तुम अपने कमजोरियों को पहचानोगे और मैं वो गोल बनूंगा जिसे तुम पाने की कोशिश करोगे। ये बोल नॉक्स उस स्केलेटन को खत्म करके लियोन की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है एक विलन के रूप में और उस पर्सन के रूप में जिसे इस कहानी में प्रोटैगनिस्ट के जगह पर एंड तक पहुंचने में सब कुछ अपने रास्ते में आने वाले हर वो चीज को कुचल दूंगा। लियोन नॉक्स के अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नॉक्स की स्वॉर्डमैनशिप की पावर ज्यादा थी इसलिए वो ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है। और लियोन अपने हाथ देखता है, वो कहता है कि मैं हार मानता हूँ। नॉक्स पर रहने पर तुम्हारा थैंक यू, मैंने काफी कुछ सीखा। नॉक्स कहता है कि तुम्हारा कॉम्बैक्ट में अनडेड का यूज करना कोई बुरा आइडिया नहीं था। लियोन कहता है कि तुम्हारा थैंक यू। वार्नर नॉक्स के पास जाता है और कहता है कि मुकाबला खत्म हुआ और इस मैच का विनर है सादा बाल। ठीक है, हम अगले मैच के साथ इसे कंटिन्यू रखेंगे, सभी लोग अपने अपने स्पेयरिंग पार्टनर चुनो। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे स्टूडेंट वो थोड़े हैरान थे और थोड़े डरे हुए। एक स्टूडेंट कहता है उस मॉन्स्टर का सामना करने की वजह मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ लड़ना पसंद करूंगा। ये सुन पैरालिसिस वो गुस्सा जाता है, वो कहता है कि तुम बदमाश, तुम सब एक साथ आ जाओ। दूसरी तरफ नॉक्स मनी मन कहता है कि अच्छा इस मैच के साथ अब दूसरे स्टूडेंट मुझे चुनने की हिम्मत नहीं करेंगे। उतने में एक लड़की सामने आती है, वो कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर वार्नर मैं चुनती हूँ नॉक्स व रेनेवर को अपने स्पेयरिंग पार्टनर के रूप में। सभी स्टूडेंट ये सुन हैरान हो जाता है क्योंकि ये बोलने वाली और को नहीं बल्कि प्रिंसेस होती है। और प्रिंसेस नॉक्स को कहती है तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि रूल है कोई भी अपने ओपोनेंट को चुन सकता है लड़ने के लिए। एक स्टूडेंट कहता है कि क्या हो सकता है कि प्रिंसेस ने नॉक्स व रेनेवर को जानबूझ के चुना। दूसरी लड़की कहती है क्या। एक और स्टूडेंट कहता है क्या ये सगाई के टूटने के कारण है या फिर उसने काफी हंगामा मचाया इसलिए प्रिंसेस खुद उसे पनिश करना चाहती है। नॉक्स प्रिंसेस से कहता है कि प्रिंसेस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे क्यों चुना। प्रिंसेस कहते हैं कि मेरे सुनने की सेंसेस काफी तेज है। उतने में नॉक्स को एक नोटिफिकेशन आती है, ट्रेड नॉर्मल एक्टिंग जीनियस, वो बुरी तरह से शेक हो रहा है। नॉक्स प्रिंसेस की बात सुन के हैरान हो जाता है। वो मनी मन कहता है क्या हो सकता है कि उसको तालिया के सगाई के बारे में कुछ पता चल गया हो। तभी प्रिंसेस नॉक्स के ऊपर शॉट डाल देती है और कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम अपनी पूरी ताकत लगा दो, अब कुछ इस पॉइंट तक की एम्पायर मर्डर के क्राइम में तुम्हें गिरफ्तार ना कर ले। नॉक्स मन ही मन कहता है कि भले ही वो बेवकूफ़ी वाली बातें बोल रही है पर उसकी शॉट स्टैंड पूरी तरह से गलत है। प्रिंसेस एक मैच है, उसमें शॉटमैनशिप का कोई टैलेंट नहीं है, तो फिर मैं उसे कैसे लड़ूं। तभी वार्नर वो मैच को स्टार्ट कर देता है। मैच को स्टार्ट बोलने के साथ ही नॉक्स अपने शॉट लेके प्रिंसेस की तरफ बढ़ने लगता है और मन ही मन कहता है कि जो भी हो आगे देखा जाएगा। तभी नॉक्स को एक नोटिफिकेशन आती है, फ्रीक्वेंसी सिकनेस इफेक्ट के कारण प्लेयर को नर्वस ब्रेकडाउन लेवल 5 का मिला है। नॉक्स को एक झटका पड़ता है। सिस्टम कहता है प्लेयर का टेंशन लेवल उसके लिमिट से बाहर हो चुका है। नॉक्स मनी मन कहते हैं कि डैम क्या इसे अभी होना था। हम देखते हैं प्रिंस को जो कि अपनी शॉट लेके नॉक्स की तरफ बढ़ रही थी। वो कहती है कि नॉक्स इस तरह बेवकूफ़ी भरा हरकत करना बंद करो। सिस्टम कहता है कि प्लेयर कुछ टाइम के लिए अपने कॉन्सिनेंट को खो देगा। नॉक्स को बेहोश होने के साथ ही सही टाइम पे प्रिंसेस का शॉट भी नॉक्स के सर पर लग जाता है, जिससे नॉक्स वो सच में बेहोश हो जाता है। दूसरे स्टूडेंट इसे देख हैरान हो जाते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि क्या तुमने उसे देखा, प्रिंसेस ने नॉक्स को हरा दिया। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि अरे बेवकूफ, कोई भी देख के बता सकता है कि वो प्रिंसेस के सामने जानबूझ के हारा। नॉक्स उनकी बातें सुन रहा था लेकिन वो होश में नहीं था, लेकिन वो मन ही मन कह रहा था कि बेवकूफो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। तभी वार्नर कहता है कि इस मैच का विनर है प्रिंसेस पेनेलोप। ये सुनकर तो दूसरे स्टूडेंट वो खुश हो जाता है। एक स्टूडेंट कहता है कि वेल, मुझे लगता है कि प्रिंसेस के ब्यूटी पे कौन ही शॉट चलाएगा। एक दूसरे स्टूडेंट कहते हैं कि शायद वो अभी भी प्रिंसेस से प्यार करता है। नॉक्स उनकी बातें सुन रहा था। मन ही मन गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या बकवास है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। कुछ देर बाद हमें नॉक्स को एक अलग से रूम में दिखाया जाता है। वो अपनी आंखें खोलता है और मन ही मन कहता है सभी टाइम में मुझे उसी टाइम में बेहोश क्यों ही होना पड़ा। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि मैं टर्मिनली इल हूँ। तभी उस मिरर में से आवाज आती है, ग्रोमोरी की है, तू इतनी देर तक कैसे सो पाया, मुझे लगा कि तू सच में मर गया। यकीन करना मुश्किल है कि इतने कमजोर बॉडी वाले इंसान ने मुझे सील किया है। नॉक्स उस डीमन को चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि उसका कान बज रहा था। वो डीमन कहते कि डैम, मुझे इस तरह क्यों जीना पड़ रहा है। इस डर में जीना कि सील बनाए रखने वाला वो किसी भी टाइम मर सकता है। नॉक्स कहता कि बड़बड़ाना बंद करो, वो पहले के कंपेयर में काफी ठीक हो गई है। वो डीमन कहते कि सच में, लेकिन जब तुम लड़ रहे थे तो एक मॉन्स्टर की तरह लग रहे थे, लेकिन तुम अचानक क्यों गिर गए। नॉक्स कहता है ये कुछ नहीं था, बस एक साइड इफेक्ट था बार बार होने वाली बीमारी का।
वो डेमन कहते कि बार बार होने वाली बीमारी असल में तुम्हारे पास एक छुपी हुई कमजोरी भी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक कर सकती हूँ, अगर तुम मुझे इस मिरर से बाहर निकालते हो तो। नॉक्स उसकी बात सुन के उस मिरर को नीचे फेंक देता है। वो कहता है जैसे एक डीमन से उम्मीद थी, वो हमेशा भागने के बारे में सोचते हैं, लेकिन चिंता मत करो ग्रोमोरी, अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मैं तुम्हें साथ में नर्क लेके जाऊंगा। ग्रोमोरी कहते हैं कि तुम कमीने, काश मैं इस सील से आज़ाद हो पाती। तभी वहाँ का दरवाजा खुलता है। कोई आते हुए कहता है कि नॉक्स वन रेनफर, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। नॉक्स उस मिरर को उठाता है और ग्रोमोरी को चुप रहने के लिए कहता है। हम देखते हैं ये प्रिंसेस होती है। प्रिंसेस आती है और कहती है लगता है कि तुम जाग गए हो, इसलिए मैं अंदर आ गई। अगर तुम्हारा बॉडी ठीक हो गया है तो क्या हम बात कर सकते हैं। नॉक्स कहता है कि जरूर, जैसा प्रिंसेस चाहे। और अपने मन ही मन कहता है कि लगली डीमन के साथ हुई उसने बात नहीं सुनी। प्रिंसेस कहती है कि मुझे ये जानना है कि तुमने स्वॉर्ड ड्यूल में मुझे क्यों जीतने दिया। नॉक्स सोचता है कि मैं इसका कैसे आंसर दूं। मैं ये बोल भी नहीं सकता कि मैं टर्मिनली इल था। इस टाइम ये बोलना अच्छा होगा कि ये मेरी पसंद थी। और नॉक्स प्रिंसेस से कहता है उस टाइम मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा डिसीजन था। अगर आपको इससे बुरा लगा तो मुझे माफ़ करना। प्रिंसेस कहती है लेकिन तुम्हें कम से कम स्वॉर्ड एक्सचेंज ब्लो तो करना चाहिए था। नॉक्स कहता है कि पूरे रिस्पेक्ट के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे पास प्रिंसेस के साथ स्वॉर्ड एक्सचेंज करने की एबिलिटी नहीं है। अगर मैंने आपको इजी दिखाया होता और लड़ाई को जारी रखता तो ये बस धोखा देना जैसा होता। और वो सोचता है ये कड़वा है लेकिन सच है, प्रिंसेस के पास स्वॉर्डमैनशिप की कोई टैलेंट नहीं है। चाहे वो तालिया से लड़ती चाहे पैरालिसिस से, वो एक ही अटैक में गिर जाती। प्रिंसेस कहती है मैं समझती हूँ कि तुम क्या सोचते हो, ये रॉयल फैमिली के डिग्निटी के लिए था, है ना। और साथ ही तुमने सेम टाइम पर प्रिंस का सपोर्ट वापस ले लिया और उसके वजह तुमने मेरा सपोर्ट का डिक्लेयर कर दिया। नॉक्स मनी मन कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो किस गलत फैमिली में है, लेकिन मुझे चुप रहना चाहिए। प्रिंसेस कहते लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम मैं आशा करते हूँ कि तुम पीछे नहीं हटोगे। मैंने एल्डियन एकेडमी में प्रिंसेस के रूप में नहीं बल्कि एक प्रॉपर स्टूडेंट के रूप में एडमिशन लिया है। नॉक्स कहता है कि मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगा। प्रिंसेस कहती है इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारा तालिया बोन स्टेलना के साथ सगाई के बारे में सुना है। यह सुन नॉक्स परेशान हो जाता है। वो कहता है कि फाइनली वो टाइम आ ही गया। प्रिंसेस कहती है एक ऐसा प्यार जो परिवार और दुनिया के विरोध के बावजूद भी खिल उठा और जो खुद इंपीरियल ऑर्डर के खिलाफ था। लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारे असली प्यार का जज करने का। आखिर मैं उस उम्र से आगे निकल चुकी हूँ जहाँ पर ऐसी चीज़ों का यकीन किया जाता था। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई ताकि मैं तुम्हारा यूज कर सकूँ। सिर्फ प्योर यकीन ही किसी को एम्परर नहीं बना सकता। नॉक्स उसकी बातें सुन मनी मन कहता है कि एक इंपीरियल प्रिंसेस जो ट्रू लव जैसी बातें बोल रही है, ये कितना मजेदार है। अगर ये नोबल लाइक बातें होती। नहीं, मुझे अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना होगा। नॉक्स कहता है कि अच्छे से सोचने के बाद आखिर मैंने आपको परेशानी में डाल ही दिया प्रिंसेस, मैं शर्मिंदा हूँ इसके लिए। प्रिंसेस कहते हैं कि फिर भी आज के लिए थैंक यू। तुमने जो मेरा ध्यान रखते हुए जो विचार दिखाया है मैं उसे अप्रिशिएट करती हूँ। जबकि तुमने इतना अच्छा एक्टिंग किया है, मैं विश करूँगी कि तुम ठीक हो जाओ। हालांकि मुझे शक है कि तुम्हें चोट भी लगी है। नॉक्स मनी मन कहता है कि नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी करो और यहाँ से चली जाओ। इसके बाद प्रिंसेस को देखते हैं नॉक्स के कमरे के बाहर। वो बाहर आ जाती है और कुछ सोचती है और वो नॉक्स के बारे में सोचने लगती है। नॉक्स वन रेनफर सच में उसमें एक अजीब ही चार्म है। उसका शांत बिहेवियर जो लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और दूसरे के बातों का परवाह नहीं करता। और उसका वो जीनियस टैलेंट। जितना भी मैं खुद को अनइंटरेस्टेड रखने की कोशिश करती हूँ पर मेरे दिल के खिलाफ जाना मुश्किल है। प्रिंसेस के साथ जो लड़की थी वो कहते हैं कि प्रिंसेस ऐसा लगता है कि आप पहले से ज़्यादा सहज हो गई हो, अब आप अपने दिल खोल के बातें करने लगी हो। इस बार नॉक्स पर ज़्यादा हार मत जाइएगा। प्रिंसेस कहती है कि हाँ बस मैं इस बार उसे माफ़ कर दूंगी। सीन कट होता है अगले दिन। देखते एल्डियन एकेडमी के अंदर प्रोफेसर रेस को। वो कहता है कि मेरा प्यारा स्टूडेंट नॉक्स, मैंने सबको सुना है, तुम्हें लव सिकनेस ने परेशान किया है। और प्रोफेसर ऐसे बकवास करने लगता है प्यार के बारे में। नॉक्स उसको चुप रहने के लिए कहता है और नॉक्स मनी मन कहता है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं एक पागल प्रोफेसर की बकबक सुनते रहूँ और एक प्रिंसेस के डिलीजन पर ध्यान दूँ। मुझे जल्दी स्टेप ऑफ लाइट और ब्लैक मैजिक स्पेल में मास्टरी हासिल करनी है क्योंकि जल्दी दूसरा मेन स्टोरी लाइन आने वाला है। तभी नॉक्स नोटिस करता है कि उसका हाथ एक कागज़ के ऊपर है। तो नॉक्स उस कागज़ को उठा के देखता है और उसे देख मुस्कुराते हुए कहता है दूसरे एपिसोड को तोड़ने का आसान तरीका, पैसा, बहुत सारा पैसा। अब टाइम आ गया है कि मैं सोने की खेती करने जाऊं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ साथ हाइप भी कर देना, ज़्यादा नहीं 500 हाइप तक कर ही देना। और हाँ, इस वीडियो के बाद लोगन वाली वीडियो आने वाली है।